नमस्कार, आप सभी को स्वागत है हमारे चैनल पे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे बीएनएस, दैट इज भारतीय न्याय संहिता, जो कि आईपीसी का रिप्लेसमेंट है। और इसके हम यूनिट 1 के बारे में बात करेंगे। आपका सेमेस्टर 3 में आता है। तो ये बेसिकली अगर मैं कहूँ तो ये आईपीसी ही है, जो कि आपका सेमेस्टर 3 में आता है। ठीक है, और ये क्या बन गया है? बीएनएस बन गया है। ठीक है, तो जो इसका सिलेबस है वो आपके स्क्रीन पे है, दैट इज डेफिनेशन ऑफ क्राइम। ठीक है, सबसे पहले इसमें इंट्रोडक्शन है कि भाई सब्सटैंटिव क्रिमिनल लॉ है ये, मतलब जो लॉज को डिफाइन करता है, जो क्राइम को डिफाइन करता है। ठीक है, तो सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ क्राइम है। दूसरा टॉपिक आता है एक्सटेंट एंड ऑपरेशन ऑफ भारतीय न्याय संहिता। एंड थर्ड आपका आता है कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट ऑफ क्राइम, दैट इज एक्टस रियस एंड मेंस रिया। एंड फोर्थ आपका जनरल एक्सप्लेनेशन आता है सेक्शन 2 एंड 3 ऑफ बीएनएस। ठीक है, एंड 5 आपका आता है पनिशमेंट, दैट इज सेक्शन 4 से लेकर सेक्शन 13। और उसी में आपका सेकंड लास्ट टॉपिक है सेंटेंसिंग पॉलिसी इन इंडिया। ठीक है, तो ये आपका सिलेबस है जनरली। ठीक है, इसमें हम अगर बाइफिकेशन ऑफ मार्क्स की बात करें तो जनरली ये सारे टॉपिक 5 मार्क्स में तो रेलेवेंट है ही, बट ये जो फर्स्ट टॉपिक है 5 मार्क्स में ही आता है, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा कुछ है नहीं। ठीक है, सेकेंड चीज जो आपकी है एक्सटेंड एंड ऑपरेशन, ये भी 5 मार्क्स में ही रेलेवेंट होता है, बट कभी कभार इसको अगर बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा टेरिटोरियल कंटेंट पे पूछ लिया गया, या किसी इंडियन ओरिजिन के पर्सन पे अगर वो बाहर जाके क्राइम करता है उसके बारे में पूछ लिया गया, तो ये 12.5 में रेलेवेंट हो जाता है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन बेस्ड केसेस। ठीक है, एंड देन उसके बाद जो थर्ड टॉपिक है ये आपका 12.5 के लिए रेलेवेंट है, बिकॉज इसमें आपको प्रॉपर एक्टस रियस और मेंस रिया बताना है, और बीच में एक कॉजेशन लिंक होता है जो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो ये आपको प्रॉपर एक्सप्लेन करना है। एंड देन जनरल एक्सप्लेनेशन ये भी आपका 12.5 में इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहले जो हमारा आईपीसी था उसमें ये अलग अलग सेक्शंस थे, मतलब 3-4 सेक्शंस थे, बट इसको क्लब करके इन्होंने 2 सेक्शंस बना दिए, सेक्शन 2 एंड 3। तो अगर मैं कहूं तो इसलिए 12.5 के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज ये आपका 2-3-4 सेक्शंस इंक्लूड करके 2-3 सेक्शंस बनाए हुए हैं। ठीक है, उसके बाद ये पनिशमेंट वाला क्लॉज, ये भी आपका 12.5 के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अगर इंडिविजुअली कोई सब टॉपिक पूछ लिया गया जैसे सॉलिटरी कन्फाइनमेंट वगैरह, तो ये 5 मार्क्स में भी आ जाता है इसमें। ठीक है, सेंटेंसिंग पॉलिसी की अगर मैं इस टॉपिक की इंडिविजुअली बात करूं तो ये 5 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस तरीके से मार्क्स का बाइफिकेशन रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक से, दैट इज जो पहला टॉपिक है वो आपका आता है डेफिनेशन ऑफ क्राइम। तो डेफिनेशन ऑफ क्राइम से मतलब क्या है कि भाई क्राइम क्या चीज होती है, किस बला का नाम है क्राइम। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम डेफिनेशन को पढ़ें तो क्राइम क्या है? एनी एक्ट और ओमिशन। अब एक्ट और ओमिशन को समझते हैं कि एक्ट मतलब क्या होता है, कुछ करना, और ओमिशन मतलब होता है कुछ ना करना। ठीक है, सपोज दैट, अब एक्ट का अगर मैं आपको एग्जांपल बताऊं तो एक्ट का एग्जांपल ऐसे हो जाएगा कि जैसे एक पर्सन गया, सपोज ए पर्सन गया, उसने बी को स्टैब किया। ठीक है, और जिससे बी को इंजरीज हुई, तो ये क्या है? ये एक्ट है। ठीक है, मतलब इस पर्सन ने कुछ किया। अब सपोज दैट दूसरा एग्जांपल मैं आपको बताता हूं कि एक पर्सन है ए, जो कि क्या है? लाइफ सेवर है, ये गार्ड का काम करता है इन स्विमिंग पूल। ठीक है, अब इसके सामने एक पर्सन जो है बी, वो डूब रहा होता है, और ये अपना ड्यूटी नहीं करता, और ये क्या करता है? ये ओमिशन करता है, मतलब अपनी ड्यूटी, जो उसकी ड्यूटी है लोगों को बचाने की, डूबने से बचाने की ड्यूटी, उसे परफॉर्म नहीं करता, तो ये है ओमिशन। ठीक है, अब इन दोनों ही केसेस में, ये केस नंबर 1 है और ये जो केस नंबर 2 है, इन दोनों ही केसेस में क्या हुआ है? क्राइम हुआ है। एक तरफ हुआ है पॉजिटिव एक्ट के थ्रू, मतलब कुछ करके, और एक तरफ हुआ है कुछ ना करके। मतलब एक तरफ आपने कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटी करी जिसकी वजह से कोई क्राइम हो गया, कोई इंजरी हो गई, और एक तरफ आपने कोई एक्टिविटी जो आपका क्राइम, जो आपका धर्म बनता था करने का, वो आपने नहीं करा, तो जिसकी वजह से वो क्या हो गया? वो हो गया आपका ऑफेंस। ठीक है, अब चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्या है? ये आपको समझ में आ गया होगा एक्ट और ओमिशन। अब आगे समझते हैं प्रोहिबिटेड बाय लॉ। भाई अगर मान लो आपने किसी को पानी पिलाया, ठीक है, तो दैट इज एन एक्ट, बट दैट इज नॉट एन क्राइम, बिकॉज पानी पिलाना कोई ऑफेंस नहीं है। ठीक है, सिमिलरली यहां पे क्या लिखा हुआ है कि कोई भी एक्ट और ओमिशन जो कि लॉ प्रोहिबिट करता है, लॉ मतलब जैसे बीएनएस हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, या फिर मान लो अगर क्रिमिनल लॉ की बात करूं तो एनडीपीएस एक्ट हो गया, पॉक्सो एक्ट हो गया, तो ये सारे लॉज जो है बताते हैं, एक एक एक्ट को रोकते हैं, कुछ एक्ट को डिफाइन करते हैं कि आपको ये नहीं करना है। तो अगर कोई लॉ है जो किसी एक्ट को रोक रहा है या किसी ओमिशन को रोक रहा है, तो वो अगर आप कर दो, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा? वो क्राइम हो जाएगा। नेक्स्ट चीज आती है कंसीडर्ड हार्मफुल टू द सोसाइटी। भाई लॉ ऐसे तो रोकेगा नहीं किसी बिना मतलब की चीज को, जैसे मान लो किसी ब्लाइंड पर्सन को रोड क्रॉस कराने के लिए तो लॉ नहीं रोकने वाला। तो क्या है? कोई ऐसा एक्टिविटी जो लॉ को ऐसा लगे कि भाई ये क्या है, हार्मफुल टू द सोसाइटी है, तो वो एक्टिविटी को लॉ रोकेगा। और लॉ ने अगर रोक दिया और फिर भी आपने एक्ट और ओमिशन कर दिया, तो आप क्या हो? क्रिमिनल हो। ठीक है, देन पनिशेबल बाय द स्टेट। अब रोकने का फायदा तब है
जब उसकी कुछ पनिशमेंट हो। जैसे घर में अगर पेरेंट्स किसी चीज से रोकते हैं तो उसकी पनिशमेंट भी साथ के साथ बता देते हैं, क्योंकि पेरेंट्स होते हैं समझदार, ठीक है। तो वैसे ही क्या है यहाँ पे क्या है कि अगर मान लो स्टेट या फिर कोई अगर कानून आपको रोकता है तो उसके साथ साथ उसकी पनिशमेंट बता देता है, ठीक है। अगर आपको लीगल मेथड का थोड़ा बहुत याद हो तो ऑस्टिन की जो डेफिनेशन थी, लॉ इज अ कमांड बाय सोवरेन बैक्ड बाय सैंक्शंस, ठीक है। तो सिमिलरली क्या है, जो लॉ रोक रहा है, प्रोहिबिट कर रहा है, उसके लिए साथ साथ पनिशमेंट बता रहा है कि अगर आप नहीं माने तो आपके ऊपर पनिशमेंट लगाई जाएगी, ठीक है। देन उसके बाद अगर हम देखें लीगल डेफिनेशन क्या है, तो सबसे पहले हम आईपीसी को पढ़ते हैं, जो हमारा पहले लॉ था जो अब रिप्लेस होकर बीएनएस हो चुका है, ठीक है। तो आईपीसी को पढ़ें तो ऑफेंस जो था सेक्शन 40 में डिफाइंड था, ठीक है, सेक्शन 40 में डिफाइंड था। और इसका मतलब क्या था, एन एक्ट और ओमिशन मेड पनिशेबल बाय एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, ठीक है। इसका मतलब क्लियर सिंपल सा था कि भाई कोई भी एक्ट और कोई भी ओमिशन अगर लॉ ने उसको प्रोहिबिट कर रखा है तो क्या है, वो ऑफेंस है, वो क्राइम है, ठीक है। देन उसके बाद अंडर भारतीय न्याय संहिता पीएनएस जो 23 की है उसको देखते हैं तो सेक्शन 2 क्लॉज 24 में है डेफिनेशन ये वाली, ठीक है। जो पहले सेक्शन 40 में थी आईपीसी में, अब सेक्शन 2 क्लॉज 24 में है। तो अगर आप लोगों को केवल बीएनएस से मतलब है तो सिर्फ 2 क्लॉज 24 याद रखना, ठीक है। देन इसमें क्या है, ऑफेंस मींस एनी एक्ट और ओमिशन मेड पनिशेबल बाय एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों में सेम है, बस सेक्शन का डिफरेंस हो गया, ठीक है। देन इसमें एक्सप्लेनेशन आ गया, द बीएनएस कैरीज फॉरवर्ड द सेम कोर आइडियाज एज आईपीसी बिल्ड इन अ मॉडर्नाइज्ड recognized structure. The term offense continues to define the crime in a formal legal sense, ठीक है। मतलब क्या है कि सिमिलरली जो आईपीसी और बीएनएस, जो आईपीसी हट के बीएनएस हो गया, बीएनएस बेशक हो गया मगर क्राइम की डेफिनेशन दोनों में सेम है, मतलब ऑफेंस की डेफिनेशन दोनों में सेम है, मतलब एनी एक्ट और ओमिशन दैट इज पनिशेबल बाय लॉ। वही आईपीसी में क्राइम था और वही बीएनएस में क्राइम, ठीक है। अब उसके बाद देखते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 कैसे डिफाइन करती है क्राइम को, बिकॉज यहां पे आ जाता है आपका साइबर क्राइम की डेफिनेशन भी, ठीक है। तो जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है वो आपकी साइबर क्राइम्स को डिफाइन करती है, ठीक है, एंड उनको पनिश करती है बाय एक्सटेंडिंग द ट्रेडिशनल मीनिंग ऑफ ऑफेंसेस टू इलेक्ट्रॉनिक एंड डिजिटल एक्शंस। आज की डेट में सारी चीजें इलेक्ट्रॉनिक हो रही हैं या फिर डिजिटल हो रही हैं, तो आपको ये भी देखना पड़ेगा कि क्राइम भी डिजिटल हो रहे हैं। जैसे स्कैम्स होते हैं, ऑनलाइन कॉलिंग, ओटीपी वगैरह शेयरिंग का, तो वो सारी चीजें कहां पे आ जाती है, आईटी एक्ट उनको रिकॉग्नाइज करती है और उनको पनिशेबल करती है, ठीक है। देन उसके बाद ब्लैक लॉ डिक्शनरी, ये लॉयर्स के लिए या फिर लॉ फील्ड में ये डिक्शनरी का बहुत इंपॉर्टेंस है, ठीक है। द क्राइम इज एन एक्ट दैट लॉ मेक्स पनिशेबल द ब्रीच ऑफ लीगल ड्यूटी ट्रीटेड एज एन ऑफेंस अगेंस्ट द स्टेट और पब्लिक, ठीक है। मतलब क्या है, क्राइम वही वाली बात है, या तो एक्ट है या फिर ब्रीच ऑफ लीगल ड्यूटी है, ठीक है। भाई आपकी एक्ट थी, आपने कर दिया, वो क्राइम हो गया, वो पनिशेबल था तो वो क्राइम हो गया। और अगर ब्रीच ऑफ लीगल ड्यूटी, आपके पास कोई लीगल ड्यूटी थी कुछ करने की, कुछ परफॉर्म करने की, आपने नहीं किया तो क्या हो गया, वो क्राइम हो गया, ठीक है। देन उसके बाद देखते हैं थ्योरेटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस डेफिनेशन क्या है। सबसे पहले देखते हैं लीगल डेफिनेशन क्या है, ठीक है। तो क्राइम इज व्हाट इज डिक्लेयर पनिशेबल बाय लॉ। भाई सीधी सी बात है, क्राइम वही है जो कि लॉ डिक्लेयर करता है कि भाई ये पनिशेबल है, ठीक है। देन सोशियोलॉजिकल अगर देखें तो क्राइम इज एन एक्ट वायलेटिंग सोसाइटल नॉर्म्स एंड वैल्यूज। तो भाई सोशियोलॉजी का मतलब क्या है, स्टडी ऑफ सोसाइटी, ठीक है। स्टडी ऑफ सोसाइटी का मतलब ये हो गया कि उनके हिसाब से जो भी चीज सोसाइटी के वर्किंग को डिस्टर्ब करती है, सोसाइटी के पीस को डिस्टर्ब करती है, वो क्या है, क्राइम है, ठीक है। देन साइकोलॉजिकल डेफिनेशन देखें, क्राइम इज अ रिजल्ट ऑफ मेंटल और इमोशनल डिसफंक्शन। भाई क्राइम क्या है, मेंटल और इमोशनल। भाई ऐसे तो कोई पर्सन क्राइम करेगा नहीं ना, ऐसे कोई व्यक्ति किसी को मारने तो जाएगा नहीं, तो कोई ना कोई मेंटल और इमोशनल डिसफंक्शन हुआ होगा तभी मारेगा, ठीक है। कोई ना कोई उसको हर्ट हुआ हो या फिर कोई भी ऐसा उसके पास एक रीजनेबल कॉज होना चाहिए मारने के लिए, ठीक है। तो वो क्या है, वो चीज साइकोलॉजिकल डेफिनेशन में आती है। देन डर्कहाइम व्यू, ही वाज अ ज्यूरिस्ट, ठीक है, और इनके अकॉर्डिंग द क्राइम इज एन एक्ट दैट ऑफेंस स्ट्रॉन्ग कलेक्टिव सेंटिमेंट्स ऑफ द सोसाइटी, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, जो सेंटिमेंट्स, जब क्राइम होता है एक चीज कही जाती है कि क्राइम इज ऑलवेज अगेंस्ट द स्टेट। भाई बिकॉज स्टेट की ड्यूटी है पीस मेंटेन करके चलना, और जब भी कहीं क्राइम होता है, जैसे मान लो भगवान ना करे आपके आसपास किसी का मर्डर हो जाए, तो एक फियर सेंस ऑफ फियर पूरा फैल जाएगा उस सोसाइटी के अंदर कि भाई यहाँ पे किसी का मर्डर हुआ था, यहाँ पे किसी ने सुसाइड कमिट किया था, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, कलेक्टिव सेंटिमेंट्स ऑफ द सोसाइटी है वो ऑफेंड हो जाते हैं, वो हिल जाते हैं, वो शेक हो जाते हैं, ठीक है। देन उसके बाद आगे चलते हैं, एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ क्राइम क्या है, ठीक है। तो इसमें एसेंशियल एलिमेंट्स में सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि जो क्राइम जनरली माना जाता है अकॉर्डिंग टू बीएनएस, वो अगेंस्ट द ह्यूमन बीइंग या फिर डन बाय द ह्यूमन बीइंग होता है, ठीक है। अगर मशीन कोई क्राइम कर रही है तो क्या वो क्राइम होगा, द आंसर इज यस। अगर मशीन किसी ह्यूमन के कंट्रोल में है, सपोज दैट कार इज अ मशीन, अब वो किसी ड्राइवर के कंट्रोल में है, मतलब किसी ह्यूमन बीइंग के कंट्रोल में है,
और उससे कोई क्राइम हो जाए, मतलब उससे कोई एक्सीडेंट कमिट हो जाए, तो जो पर्सन उसको ड्राइव कर रहा होता है उसके ऊपर चार्जेस बनते हैं, उसके ऊपर लाइबिलिटी बनती है, प्लस द ओनर ऑफ द व्हीकल उसको भी लाइबल बनाया जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या है, जो क्राइम है वो लीगल पर्सन या इंडिविजुअल के थ्रू होता है। अब लीगल पर्सन यहां पे क्या होता है, देखो पर्सन दो तरीके के होते हैं। तो लीगल पर्सन जो होता है वो क्या होता है, डॉक्यूमेंट्स पे अवेलेबल होता है, जैसे कि कंपनी, ठीक है, सोसाइटी, ये सब क्या है, ये लीगल पर्सन है। ठीक है, अब जो दूसरा टाइप का कैटेगरी है पर्सन की, वो होता है नेचुरल पर्सन। ठीक है, नेचुरल पर्सन का मतलब क्या है, नेचुरल पर्सन का मतलब है ह्यूमन बीइंग। ठीक है, मतलब जिसका बर्थ हो रहा है और जिसकी डेथ हो रही है। ठीक है, तो ये है ह्यूमन बीइंग। तो जो जो कमिट करता है क्राइम को, वो या तो लीगल पर्सन होता है या फिर इंडिविजुअल होता है। ठीक है, देन उसके बाद दूसरी चीज जो इंपॉर्टेंट है क्राइम के अंदर, एक्टस रियस। एक्टस रियस का मतलब कोई एक्ट, ठीक है, कोई एक्ट या फिर कोई ओमिशन। तो एक्टस रियस को अगर मैं बताऊं, या तो एक्ट है या फिर ओमिशन। ठीक है, तो एक्ट का मतलब क्या है कि भाई ए ने बी को स्टैब करा। ठीक है, तो दैट इज एन एक्ट। अब जो इंजरी बी को हो रही है बिकॉज ऑफ स्टैबिंग हो रही है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं कॉजेशन लिंक, कि भाई अगर कोई इंजरी हो रही है तो उसका कॉज क्या है, दैट इज अ कॉजल लिंक या फिर कॉजेशन लिंक। तो आपको ये ध्यान रखना है जब भी आप लॉ प्रैक्टिस करोगे या फिर जजमेंट या फिर आप जज बनने की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आपको कॉजेशन लिंक पे जरूर ध्यान देना है कि अगर कोई इंजरी हो रही है तो उस इंजरी को कॉज करने का लिंक क्या है। ठीक है, कि भाई इंजरी हो रही है सपोज चाकू से, नाइफ से, तो उस नाइफ को चलाया किसने, वो चीज क्या है, पूरी कॉजल लिंक है। ठीक है, देन उसके बाद नेक्स्ट आगे चलते हैं। तो इसमें क्या आता है, नेक्स्ट आपका टॉपिक मेंस रिया। ये एक और एलिमेंट है। तो सबसे पहला ह्यूमन बीइंग, दूसरा एक्टस रियस और तीसरा मेंस रिया। अब मेंस रिया पूरा बीएनएस देख लेना, पूरा आईपीसी देख लेना, आपको कहीं भी टर्म लिखा हुआ नहीं मिलेगा। मेंस रिया का मतलब क्या होता है, गिल्टी माइंड, इंटेंशन और नॉलेज ऑफ द रॉन्ग डूअर। ठीक है, मतलब जो रॉन्ग पर्सन कर रहा है, जो पर्सन रॉन्ग कमिट कर रहा है, जो पर्सन क्राइम कमिट कर रहा है, उस पर्सन का जो गिल्टी माइंड होता है कि वो क्यों कर रहा है, उसका मेलिफाइड इंटेंट क्या है, भाई उसका दिमाग में क्या चल रहा है जो क्राइम करने जा रहा है। ठीक है, तो वो चीज होता है मेंस रिया। और मेंस रिया आपको कहीं भी प्रॉपर मेंस रिया टर्म कहीं भी लिखा हुआ नहीं मिलेगा इन योर एक्ट। ठीक है, उसकी जगह पे क्या मिलेगा आपको, उसकी जगह आपको मिलेगा वॉलंटरली। ठीक है, दूसरा आपको क्या मिलेगा, डिसऑनेस्टली, फ्रॉडुलेंटली। ठीक है, उसके बाद आपको मिलेगा नॉलेज। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी, मगर एग्जैक्टली मेंस रिया आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। ठीक है, देन उसके बाद इंजरी और हार्म, भाई सारी चीजें हैं, एक्टस रियस भी हुआ, ह्यूमन बीइंग भी कर रहा है, इंजरी और जो है मेंस रिया भी इन्वॉल्व है, बट कोई इंजरी नहीं हुई। ठीक है, तो इंजरी नहीं हुई के केसेस में आपको दो चीजें याद रखनी है कि अगर इंजरी नहीं हुई, ठीक है, तो उस केस में आपको क्राइम के लिए तो पनिश नहीं किया जाएगा, पर आपको अटेम्प्ट के लिए पनिश किया जाएगा। ठीक है, अटेम्प्ट के लिए पनिश किया जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपने कोशिश तो की, ठीक, बट क्राइम के लिए, प्रॉपर क्राइम के लिए आपको पनिशमेंट मिलने के लिए आपको इंजरी या फिर हार्म होना भी जरूरी है। देन प्रोहिबिटेड बाय लॉ, भाई आपने एक्ट भी करा, ह्यूमन बीइंग भी था, मेंस रिया भी खराब था, सब कुछ था, मगर प्रोहिबिटेड बाय लॉ नहीं था। ठीक है, तो क्या था, वो चीज क्या है, आपका प्रोहिबिटेड बाय लॉ भी होना चाहिए अगर आपको क्राइम की डेफिनेशन में आना है तो। देन उसके बाद अगर देखें तो क्लासिफिकेशन ऑफ क्राइम को देखते हैं। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ क्राइम अगर हम देखें तो सबसे पहले आपको ये समझ में आना चाहिए, सबसे पहले अगेंस्ट द पर्सन होता है, ये बेसिकली चैप्टराइजेशन ऑफ बीएनएस है। ठीक है, तो अगेंस्ट द पर्सन होगा, अगेंस्ट प्रॉपर्टी होगा, अगेंस्ट मोरालिटी होगा, अगेंस्ट स्टेट होगा और साइबर क्राइम्स। ठीक है, ये कुछ है सारी, ये एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है, ये आपको जनरली आपका रेफरेंस के लिए लिस्ट है कि भाई अगेंस्ट द पर्सन के एग्जांपल क्या है, मर्डर, असॉल्ट, रेप। ठीक है, और भी है एक्सेट्रा। ठीक है, एंड देन अगेंस्ट द प्रॉपर्टी क्या है, थेफ्ट, रॉबरी, ट्रेसपास। ठीक है, डेकॉइटी, ये सब क्या है, अगेंस्ट द प्रॉपर्टी है। देन अगेंस्ट द मोरालिटी क्या है, प्रोस्टिट्यूशन, ऑब्ससिनिटी। ठीक है, देन स्टेट के अगेंस्ट क्या है, सेडिशन, वेजिंग वॉर, और साइबर क्राइम्स क्या है, हैकिंग, फिशिंग एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये सब क्या है, एग्जांपल्स हैं और ये टाइप ऑफ क्राइम्स है। ठीक है, देन उसके बाद दीज आर योर केस लॉज। ठीक है, इनको आप देख लोगे, इसमें समझाने के लिए बहुत कुछ नहीं है, वन लाइनर है, आप एक बार पढ़ोगे आपको समझ में आ जाए। ठीक है, देन उसके बाद देखें तो ये भी केस लॉ है, देन उसके बाद देखें तो ये भी केस लॉ है। ठीक है, तो ये भी केस लॉ आप देख लेना एक बार, कोई भी एक दो केस लॉ आप याद कर लोगे इस टॉपिक के लिए तो मोर देन इनफ है फॉर योर लॉ एग्जाम्स। ठीक है, देन उसके बाद सिविल और क्रिमिनल लॉ को देखें अगर, तो हम ये डिफरेंस टेबल बना सकते हैं इन आवर एग्जाम्स टू इंप्रूव आवर कंटेंट। ठीक है, तो इसमें क्या है, सबसे पहले आपको सिविल और क्रिमिनल लॉ, अगर आप लोगों ने मेरी टॉट की वीडियो देखी हुई है पिछले सेमेस्टर में तो आपको पता होगा कि जो सिविल रॉन्ग को बोलते हैं हम टॉट बोलते हैं। ठीक है, तो टॉट और क्राइम में क्या डिफरेंस है ये समझ लेते हैं। दैट इज नेचर। अगर हम देखें तो क्राइम जो है वो अगेंस्ट द सोसाइटी होता है। क्यों होता है ये मैं बता चुका हूं कि भाई अगर कहीं भी कोई क्राइम होता है
तो पूरी जो आसपास की पॉपुलेशन होती है वो पूरी फेयर में चली जाती है कि भाई ऐसा ऐसा हो गया, ठीक है। देन उसके बाद जो टॉर्ट होता है वो प्राइवेट रॉन्ग होता है, ठीक है। उसके बाद रेमेडी क्या है, इसमें पनिशमेंट है और इसमें कंपनसेशन है। भाई टॉर्ट में जेल नहीं होती जनरली, उसमें कंपनसेशन मिल जाती है, आपको पैसे मिल जाते हैं आपको कि आपका जो भी लॉस हुआ है वो आप रिकवर कर सकते हो। एंड देन इसमें क्या है, पनिशमेंट मिलती है क्राइम में, ठीक है। पार्टी क्या है, इसमें पनिशमेंट प्लस फाइन भी होता है, ठीक है। फाइन भी इंपोज किया जाता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ पनिशमेंट मिलती है, ठीक है। पार्टी क्या है, स्टेट होती है, जो क्राइम होता है अगेंस्ट द स्टेट माना जाता है, बिकॉज स्टेट की ये ड्यूटी है कि वो पीसफुल माहौल बना के चले। तो जब भी पीस डिस्टर्ब होगा तो स्टेट का रोल शुरू हो जाता है, ठीक है। देन जो इसमें क्या होता है, इंडिविजुअल वर्सेस इंडिविजुअल, प्राइवेट केस है, सिविल केस है, ठीक है। एंड देन एग्जांपल्स अगर देखें तो मर्डर, थेफ्ट, रेप, डेफोमेशन एंड न्यूसेंस, ठीक है। अब डेफोमेशन बड़ा सा डाइसी सा टॉपिक है, दोनों में आता है, ठीक है। दैट इज सिविल एज वेल एज क्रिमिनल, ठीक है। तो सिविल हो या क्रिमिनल हो, दोनों ही केसेस में हमें कंप्लेंट फाइल करनी पड़ती है। डेफोमेशन के केस में एफआईआर रजिस्टर नहीं होती, ठीक है। देन उसके बाद अगर हम देखें बीएनएस में, दैट इज मॉडर्नाइजेशन एंड डिजिटलाइजेशन की वजह से जो क्राइम हुआ है, तो वो क्या है, द डिजिटल एविडेंस और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के प्रोविजंस बीएनएस में ऐड कर दिए गए, जो कि आईपीसी में नहीं थे, मगर आईपीसी में जजमेंट्स के थ्रू उन प्रोविजंस को ध्यान दिया जाता था उन पे, ठीक है। देन स्ट्रेंथनिंग विक्टिम सेंट्रिक एंड जेंडर न्यूट्रल लॉज, ठीक है। तो विक्टिम सेंट्रिक है, मतलब विक्टिम को जस्टिस दिलाने वाले लॉज हैं, प्लस जेंडर न्यूट्रल है, ठीक है। देन क्लासिफाइंग क्राइम्स इन अ सिंप्लीफाइड लॉजिकल ऑर्डर, तो उन्होंने क्राइम को, पहले जो आईपीसी था वो बहुत पुराना लॉ था, तो उसमें कुछ इररिलेवेंट प्रोविजन भी थे, तो वो बीएनएस में हटा दिए गए हैं, ठीक है। तो सिंप्लीफाइड और लॉजिकल ऑर्डर में हो गया है। एंड मर्जिंग सम एग्जिस्टिंग ऑफेंसेस एंड रिमूविंग आउटडेटेड वर्ड्स, ठीक है। देन उसके बाद ये आपका कंक्लूजन आ जाता है, ठीक है। तो इसी के साथ आपका ये टॉपिक हो गया क्लोज। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज एक्सटेंट एंड ऑपरेशन ऑफ भारतीय न्याय संहिता 2023, ठीक है। तो एक्सटेंड एंड ऑपरेशन का मतलब क्या है कि कहां तक बीएनएस का स्कोप है, कहां कहां बीएनएस अप्लाई होगा और कहां कहां बीएनएस अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। तो सबसे पहले ये समझना है कि ये जो कॉम्प्रिहेंसिव पिनल लॉ है, ये रिप्लेस करता है इंडियन पिनल कोड को, ये मैं बता चुका हूं, ठीक है। देन उसके बाद रेलेवेंट प्रोविजन अगर हम देखें तो सेक्शन 1 ऑफ बीएनएस जो मेन बात करता है कि बीएनएस का स्कोप क्या है, बीएनएस का इनैक्टमेंट कैसे रहेगा, ठीक है। तो इसमें लिखा है कि भाई इसका नाम क्या है, भारतीय न्याय संहिता, ये प्रॉपर सेक्शन है, इसमें कुछ भी वो नहीं है, ठीक है। देन it shall came into force on such date as central government may by notification in official gazette appoint and different dates may be appointed for different provisions of the संहिता। मतलब क्या है कि भाई ये उस डेट को एप्लीकेबल हो जाएगा जिस डेट को सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी, और डिफरेंट प्रोविजंस के लिए डिफरेंट डिफरेंट डेट्स हो सकती हैं फॉर इट्स एनफोर्समेंट, ठीक है। देन उसके बाद एवरी पर्सन शैल बी लायबल टू पनिशमेंट अंडर दिस संहिता एंड नॉट अदरवाइज फॉर एवरी एक्ट और ओमिशन contrary to the provisions thereof of which he shall be guilty within India। मतलब क्या है कि यहां इस एक्ट के अंदर, इस संहिता के अंदर सारे लोग पनिशमेंट, एवरी पर्सन जो है, हर व्यक्ति पनिशमेंट के लिए लायबल होगा अगर उसने कोई भी एक्ट और ओमिशन करा जो इस संहिता में क्या है, पनिशेबल है, मतलब जो प्रोहिबिटेड है, जिसकी पनिशमेंट इस संहिता में प्रोवाइडेड है। तो अगर किसी पर्सन ने ऐसा कोई एक्ट या ओमिशन कर दिया तो इस संहिता के अंदर उसको ट्रायल किया जा सकता है, उसको पनिश किया जा सकता है, ठीक है। और अगर जो ऑफेंस और एक्ट होना चाहिए वो कहां होना चाहिए, विद इन इंडिया, ठीक है। देन उसके बाद एनी पर्सन लायबल बाय एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स इन इंडिया टू बी ट्राइड फॉर एन ऑफेंस कमिटेड बियॉन्ड इंडिया शैल बी डेल्ट with according to the provisions of this Sahita for any act committed beyond India in the same manner as if such act had been committed within India। तो मतलब क्या है कि कोई भी पर्सन जो सब्जेक्ट टू इंडियन लॉ है, वो पर्सन अगर बाहर जाके भी क्राइम करता है तो उस पर्सन के ऊपर बीएनएस अप्लाई कर सकता है, जैसे कि उसने वो क्राइम इंडिया में ही किया है, ठीक है। तो अगर किसी पर्सन को ट्राई करना है फॉर एन ऑफेंस बियॉन्ड इंडिया, अगर इंडिया के बाहर भी करा है, मगर ध्यान रखना एसेंशियल टर्म क्या है कि उस पर्सन पे बीएनएस या इंडियन लॉ एप्लीकेबल होना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब अगर मैं कहूं इन शॉर्ट तो इंडियन सिटीजन, अगर इंडियन सिटीजन है, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, वो अगर बाहर जाके भी कोई क्राइम कर रहा है तो भी उस पे बीएनएस का केस बनाया जा सकता है, बीएनएस पे उसको चार्ज किया जा सकता है, ठीक है। इस वाले प्रोविजन में अगर कोई फॉरेनर भी है, ठीक है, वो भी अगर इंडिया में क्राइम करता है तो उस पे पनिशमेंट की जा सकती है अंडर बीएनएस, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं, द प्रोविजन ऑफ संहिता ऑल्सो अप्लाइज टू एनी ऑफेंस कमिटेड बाय एनी सिटीजन ऑफ इंडिया इन एनी प्लेस विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया, ठीक है। तो अगर कोई सिटीजन ऑफ इंडिया है और वो कोई क्राइम करता है प्लेस विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया, तब भी उस पर बीएनएस अप्लाई करेगा, ठीक है।
एनी पर्सन ऑन एनी शिप और एयरक्राफ्ट रजिस्टर्ड इन इंडिया वेयर एवर इट मे बी। ठीक है, मतलब क्या है, सबसे पहले आपको मैं एक फ्लो चार्ट वे में आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि भाई बीएनएस का एप्लीकेशन इंडिया में तो एप्लीकेबल होगा ही होगा। ठीक है, सेकंड सिटीजन ऑफ इंडिया। अब इसमें क्या है, फॉरेनर्स भी इंक्लूडेड है, अगर कोई एक्ट इंडिया में हुई है तो। ठीक है, इसमें फॉरेनर्स भी इंक्लूडेड है। उसके बाद सिटीजन ऑफ इंडिया, अगर ये पर्सन चाहे इंडिया में ऑफेंस करे या फिर आउटसाइड इंडिया करे तो। ठीक है, उसके बाद थर्ड चीज क्या है, एनी शिप। भाई यहां पे कोई भी पर्सन की बात हो रही है तो क्या हो रहा है, एनी पर्सन। ठीक है, एनी पर्सन, तो एनी पर्सन का मतलब क्या है, शिप या एयरक्राफ्ट। देखो ये एक लॉ होता है कि अगर शिप या एयरक्राफ्ट जो भी है उसका रजिस्ट्रेशन जिस कंट्री में होता है उसको उस कंट्री का लैंड माना जाता है। ठीक है, तो अगर शिप और एयरक्राफ्ट का रजिस्ट्रेशन इंडिया में हुआ है तो क्या है, वो इंडिया का पार्ट है। ठीक है, अब वो हो सकता है कहीं पे भी हो, किसी भी वाटर में हो, मगर अगर वो शिप के अंदर ऑफेंस कमिट हो रहा है तो कोई भी पर्सन, चाहे वो इंडियन हो चाहे फॉरेनर हो, वो क्या होगा, बीएनएस में एप्लीकेबल हो जाएगा। ठीक है, देन उसके बाद एनी पर्सन इन एनी प्लेस विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया कमिटिंग ऑफेंस टारगेटिंग अ कंप्यूटर सोर्स लोकेटेड एट इंडिया। ठीक है, उसके बाद ये डिजिटल क्राइम वाला आ गया, कंप्यूटर वाला। तो जैसे शिप का था, शिप और एयरक्राफ्ट का, वैसे ही कंप्यूटर का भी है। ठीक है, कि भाई कंप्यूटर कहां पे है, लोकेटेड इन इंडिया है। ठीक है, तो उस कंप्यूटर को अगर कोई टारगेट करता है ऑफेंस के लिए तो वो क्या होगा, वो बीएनएस में माना जाएगा। ठीक है, तो ये आपका बीएनएस की एप्लीकेबिलिटी है, इसको आप ध्यान। उसके बाद देखें तो इन दिस सेक्शन द वर्ड ऑफेंस इंक्लूड्स एवरी एक्ट कमिटेड आउटसाइड इंडिया विच इफ कमिटेड इन इंडिया वुड बी पनिशेबल अंडर दिस संहिता। ठीक है, मतलब क्या है, ऑफेंस मतलब वो सारी चीजों को इंक्लूड करता है जो आउटसाइड इंडिया भी हुई हो, उनको इस तरीके से ही ट्रीट किया जाएगा जैसे कि वो इंडिया में ही हुई है, और उनको इस तरीके से ही पनिशमेंट दी जाएगी जैसे वो इंडिया में दी जाएगी। ठीक है, देन एग्जांपल देखें, ए हु इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया कमिट्स मर्डर इन एनी प्लेस विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया। ठीक है, सपोज ए पर्सन ने बी का मर्डर किया। ठीक है, और कहां किया, यूएसए में किया। ठीक है, तो क्या होगा, he can be tried and convicted of murder in any place in India in which he may be found। ठीक है, अब क्या है, यूएसए में मर्डर करके ए आ गया कैलकाटा। ठीक है, अब कैलकाटा आने के बाद he moves to दिल्ली, यहां भी पकड़ा नहीं गया, फिर he moves to यूपी। ठीक है, फिर उसके बाद he moves to यूके। ठीक है, अब मान लो यूके में अरेस्ट हुआ तो यहां पे जहां पे वो अरेस्ट हुआ, जहां वो पकड़ा गया, वहां पे उसका ट्रायल हो जाएगा, वहां पे उसको सजा सुना दी जाएगी। ठीक है, नथिंग इन दिस संहिता shall affect the provision of any act for punishing mutiny and desertion of officers, soldiers, sailors, airmen in the service of government of India or the provision of any special or local law। ठीक है, तो यहां पे क्या है कि भाई ये जो ऑफिसर्स हैं इनके ऊपर अलग लॉज अप्लाई होते हैं। ठीक है, तो बीएनएस जो है वो उन प्रोविजंस को अफेक्ट नहीं करती जो भी उन पे स्पेशल लॉ लग। ठीक है, देन उसके बाद एक्सप्लेनेशन ऑफ टर्म्स को अगर देखें तो शॉर्ट टाइटल क्या है, द एक्ट शैल बी साइटेड एज भारतीय न्याय संहिता। ये हम समझ ही चुके हैं। ठीक है, इसने आईपीसी को रिप्लेस कर दिया। एक्सटेंट अगर देखें तो होल ऑफ इंडिया पे एक्सटेंट है इसका। ठीक है, इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, इसमें इंक्लूड क्या है, ऑल द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर भी इंक्लूडेड है। ठीक है, लद्दाख भी इंक्लूडेड है, एंड इंडियन सिटीजन आउटसाइड इंडिया पे भी अप्लाई करता है, और ऑन इंडियन शिप्स और एयरक्राफ्ट डिपेंडिंग ऑन स्पेशल प्रोविजंस इन द एक्ट। ठीक है, समझ गए। देन उसके बाद कमेंसमेंट अगर देखें तो कमेंसमेंट क्या है, द एक्ट विल नॉट कम इनटू फोर्स इमीडिएटली अपॉन द पैसेज, मतलब पास होते ही ली आएगी, उसके लिए गवर्नमेंट डेट नोटिफाई करे। ठीक है, देन उसके बाद इट अलाउज, पहला टाइम फॉर ट्रेनिंग ऑफ पुलिस एंड जुडिशियल ऑफिसर्स, कि भाई जब एक्ट आएगी तो नया लॉ है, नए प्रोविजंस है, तो जुडिशियल ऑफिसर्स और पुलिस को ट्रेनिंग मिलनी चाहिए। ठीक है, अमेंडमेंट टू प्रोसीजर लॉ। ठीक है, लाइक सीआरपीसी अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बन चुका है। एंड देन पब्लिक एंड इंस्टीट्यूशनल अवेयरनेस एंड प्रिपेयर्डनेस। ठीक है, तो पब्लिक को भी नोटिफाई किया जाएगा, ट्रेन किया जाएगा। ठीक है, देन उसके बाद ऑपरेशन ऑफ बीएनएस अगर देखें प्रोस्पेक्टिव और रेट्रोस्पेक्टिव, तो दैट इज प्रोस्पेक्टिव और रेट्रोस्पेक्टिव मैं आपको बता देता हूं। रेट्रोस्पेक्टिव मतलब होता है बैक डेट से अप्लाई। जैसे मान लो कि ये जो बीएनएस है ये आया 1/07/24 को ये इफेक्टिव हो गया था, मतलब इस तारीख से ये अप्लाई होने लगा, मतलब आईपीसी का इस तारीख से रोल खत्म हो गया। ठीक है, अब क्या हुआ, मान लो कोई ऑफेंस हुआ था 1/6/2023 में। ठीक है, तो उस केस में यहां पे इस वाले जो ऑफेंस इस डेट को हुआ था, मतलब बीएनएस के आने से पहले जो ऑफेंस हुआ था
वो ऑफेंस को हम नहीं मानेंगे कि वो ऑफेंस बीएनएस में आएगा, ठीक है। उस ऑफेंस के लिए हम आईपीसी ही लगाएंगे जो हमारा पहले वाला लॉ था, ठीक है। और अगर ये ऑफेंस हुआ है इस तारीख को तो इस तारीख में बीएनएस लगेगा, ठीक है। तो दैट इज, अगर हम इसको पीछे से लगाते तो दैट इज रेट्रोस्पेक्टिव इन नेचर। अगर हम इस ऑफेंस को बीएनएस में इंक्लूड कर देते तो क्या होता है, रेट्रोस्पेक्टिव इन नेचर। और अगर हमने इसको इंक्लूड नहीं करा, इसमें हमने आईपीसी लगाया और इसमें हमने बीएनएस लगाया, तो दैट इज प्रोस्पेक्टिव इन नेचर, ठीक है। देन उसके बाद नो पर्सन शैल बी कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस एक्सेप्ट फॉर वायलेशन ऑफ लॉ इन फोर्स एट द टाइम ऑफ कमीशन ऑफ द एक्ट। या आर्टिकल 20 क्लॉज 1 भी है, ये आपको कॉन्स्टिट्यूशन में भी काम आएगा, ठीक है। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन में है आर्टिकल 20 क्लॉज 1 जो कि बात करता है प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग की, कि मतलब जब भी कोई जजमेंट आएगी जो क्रिमिनल लॉ से रिलेट करती है, उसका जो इफेक्ट होगा वो प्रोस्पेक्टिव इन नेचर होगा, मतलब जब से वो आएगी तब से आगे चलेगी, ठीक है। मतलब पीछे वाली चीजों को उसमें इंक्लूड नहीं किया जाएगा, ठीक है। अब इट विल अप्लाई ओनली टू ऑफेंसेस कमिटेड आफ्टर द डेट इट कम इनटू फोर्स, ठीक है। उसके बाद ये केस लॉ है, ये आप देख लोगे, ये आईपीसी वाले ही केस लॉज हैं, क्योंकि बीएनएस और आईपीसी का इंटरप्रिटेशन लगभग सेम है, तो इसलिए वही केस लॉज इसमें काम आ जाएंगे, ठीक है। देन उसके बाद बीएनएस एंड इट्स एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन को अगर हम देखें तो मैं समझा ही चुका हूं, इंडियन सिटीजंस कमिटिंग क्राइम अब्रॉड। भाई जो इंडियन सिटीजन है और बाहर अब्रॉड में क्राइम कमिट कर रहा है तो वो भी बीएनएस में ट्रायल किया जा सकता है। ऑफेंसेस और इंडियन शिप एंड एयरक्राफ्ट, अब एयरक्राफ्ट और इंडियन शिप किसी भी देश की सीमा रेखा के अंदर हो, किसी भी देश के पानी के अंदर हो, बट क्योंकि वो रजिस्टर्ड इन इंडिया है दोनों ही, तो इसलिए उसके अंदर, शिप के अंदर और एयरक्राफ्ट के अंदर अगर कोई ऑफेंस कमिट कर रहा है तो वो चाहे किसी भी कंट्री का पर्सन हो उस पर बीएनएस अप्लाई करता है। एंड देन क्राइम अगेंस्ट इंडियन सिटीजंस आउटसाइड इंडिया, तो क्राइम अगर इंडियन सिटीजंस के अगेंस्ट हो रहा है आउटसाइड इंडिया तो भी बीएनएस उस पर अप्लाई करता है, ठीक है। देन उसके बाद रिपील एंड सेविंग क्लॉज, तो ये क्या है, पहला रिपीलिंग क्लॉज इट रिपील्ड आईपीसी, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है। एंड देन सेविंग क्लॉज क्या है, इट मे प्रिजर्व एक्शंस डन अंडर आईपीसी, ठीक है। एग्जांपल केसेस ऑलरेडी रजिस्टर्ड, तो जो आईपीसी के केसेस जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं, मतलब जो पुराने केसेस हैं, जो 1/7/2024 से पहले वाले केसेस हैं, वो वाले केसेस क्या होंगे, वो आईपीसी के अकॉर्डिंग ही चलते रहेंगे। दिस इज सीधा सेविंग क्लॉज, ठीक है। और जो उसके बाद, मतलब इस डेट के बाद जो केसेस हुए हैं वो केसेस क्या होंगे, वो बीएनएस के अकॉर्डिंग चलेंगे, ठीक है। देन उसके बाद देखें तो सिग्निफिकेंस ऑफ सेक्शन 1, क्या सेक्शन 1 का सिग्निफिकेंस है, दैट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया, ये हम समझ चुके हैं। प्रोस्पेक्टिव इन नेचर, ये हम समझ चुके हैं। एंड कमेंस बाय नोटिफिकेशन, दैट इज ऑन 1 जुलाई 2024, ये डेट आपको याद रखनी है। एंड देन दिस इज योर कंक्लूजन। इसी के साथ हमारा ये टॉपिक भी हो गया खत्म। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक का नाम है कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स ऑफ क्राइम, एक्टस रियस एंड मेंस रिया, ठीक है। तो ये डिटेल में समझना है कि एक्टस रियस और मेंस रिया जो कि एलिमेंट्स ऑफ क्राइम है वो क्या है, ठीक है। तो अब इसमें सबसे पहले समझना है एक्टस रियस द गिल्टी एक्ट, ठीक है। ये फिजिकल एक्ट है, ये कोवर्ट नहीं है, ये ओवर्ट एक्ट है, ठीक है। देन मेंस रिया द गिल्टी माइंड, मतलब मेंटल इंटेंट, ये कोवर्ट होता है, ठीक है। मतलब क्या है कि भाई ये चीज आपको दिखती है, ठीक है, और ये आपकी हिडन होती है, ठीक है। तो अब हमें ये समझना है कि भाई अगर किसी की आपको मंशा समझनी है तो वो आप किसी का दिल तो चीर के देख नहीं सकते कि आप दिमाग तो किसी का पढ़ा नहीं जा सकता, उसकी एक्ट से ही उसकी इंटेंशन समझ में आती है, ठीक है। तो मेंस रिया को जानने के लिए हमें उसकी एक्ट को देखना पड़ता है कि उसने जो एक्ट करी है उसके पीछे क्या मेंस रिया हो सकती है, ठीक है। अब अगर मान लो ए एक पर्सन है जो बी को मारने जा रहा है, सपोज शूट करने जा रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे ए ये तो नहीं कह सकता कि उसकी मेंजरिया बहुत अच्छी थी या फिर उसकी इंटेंशन बहुत अच्छी थी, वो धरती पर से एक बोझ खत्म कर रहा था, ऐसा तो नहीं कह सकता, ठीक है। तो उसको क्या करना है, उसको ये प्रूव करना है कि उसकी मेंजरिया खराब नहीं थी या बी ने कुछ ऐसी चीज की थी। अगर ए पुलिस वाला है तो बी ने कुछ ऐसी चीज करी थी कि उसको शूट करना जरूरी था, ठीक है। अब एक्टस रियस को देखें, इट इज अ फिजिकल एलिमेंट, ये हम समझ ही गए कि भाई अगर कोई पर्सन एक्ट कर रहा है तो दिखता है कि वो क्या एक्ट कर रहा है, ठीक है। एक्टस रियस इज अ लैटिन टर्म मीनिंग गिल्टी एक्ट, ठीक है। गिल्टी एक्ट मतलब कि कोई भी चीज या कोई भी एक्ट या ओमिशन दैट इज पनिशेबल बाय लॉ, ठीक है। इट रेफर्स टू द एक्सटर्नल फिजिकल कंपोनेंट ऑफ द क्राइम। भाई क्राइम का फिजिकल कंपोनेंट क्या होगा, इंजरी, इंजरी कैसे होगी, एक्टस रियस के थ्रू, ठीक है। एंड देन कंपोनेंट क्या है, पहला वॉलंटरली एक्ट और ओमिशन, या तो एक्ट करा आपने, कुछ करा, या फिर अपनी ड्यूटी से पीछे हट गए, ठीक है। देन प्रोहिबिटेड बाय लॉ, जो कि लॉ ने प्रोहिबिट कर रखा हो या फिर पनिश कर रखा हो। देन कॉजिंग प्रोहिबिटेड कॉन्सिक्वेंसेज, इंजरी और हार्म, इंजरी और हार्म हो गई। तो ये क्या है, कंपोनेंट ऑफ एक्टस रियस, ये तीनों है, ये ध्यान रखना आप लोग, ये तीनों कंपोनेंट ऑफ एक्टस रियस। उसके बाद आप देखते हैं टाइप्स ऑफ एक्टस रियस। कमीशन, पॉजिटिव एक्ट, भाई आप कुछ कर रहे हो, ए ने बी को स्टैब किया, ठीक है, तो इट इज अ कमीशन, कुछ करा, ठीक है। फिर ओमिशन, फेलियर टू एक्ट, वो गार्ड वाला एग्जांपल, स्विमिंग पूल का गार्ड है,
उसने किसी को डूबने से नहीं बचाया, दैट इज फेलियर टू एक्ट। ठीक है। पोजेशन, दैट इज पोजेसिंग इनलीगल ड्रग्स और वेपन्स। आप ड्रग्स लेके घूम रहे हो और आप बोलो कि भाई मुझे नहीं पता कहां से आए, तो आप नहीं कह सकते ऐसा। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। एंड देन वेपन्स, आपके पास हथियार है, आपको नहीं पता कहां से आए, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है। देन उसके बाद स्टेट ऑफ अफेयर्स, दैट इज बीइंग फाउंड ड्रंक इन अ पब्लिक प्लेस विदाउट स्पेसिफिक एक्ट। ठीक है, तो स्टेट ऑफ अफेयर्स का मतलब क्या है कि भाई पब्लिक प्लेस पे शराब पीना इज नॉट अलाउड। तो अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो आप क्या हो, एक्टर सीएस आप कर रहे हो, बेशक आपका मेंस कुछ भी हो। ठीक है। देन केस लॉज क्या है, ये आप देख लोगे, केस लॉज ये आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है। देन उसके बाद बात करते हैं मेंस की। मेंस की अगर बात करें तो मेंस इज द लैटिन टर्म मीनिंग गिल्टी माइंड। ठीक है, ये आपको आईपीसी या बीएनएस कहीं पे भी मेंस टर्म मेंशन नहीं मिलेगा, ये इंटरप्रिटेशन बाय द स्कॉलर्स है। ठीक है। इट रेफर्स टू द मेंटल स्टेट और इंटेंशन ऑफ द पर्सन एट द टाइम ऑफ कमिटिंग द एक्ट। ठीक है, कि जब वो एक्ट कमिट कर रहा है तो उस पर्सन का क्या मेंटल स्टेटस था या क्या गिल्टी माइंड था, वो चीज है मेंसरिया। ठीक है। टाइप्स ऑफ मेंसरिया अगर देखें तो इंटेंशन, आपकी क्या मंशा थी। ठीक है। नॉलेज, आपको कितना पता था, अवेयरनेस कितनी थी। ठीक है। रेकलेसनेस, कॉन्शियस डिसरिगार्ड ऑफ रिस्क। ठीक है, भाई आप जैसे मान लो गाड़ी चला रहे हो और आपको पता है कि गाड़ी को एक पर्टिकुलर स्पीड लिमिट से ऊपर लेके जाएंगे तो एक्सीडेंट हो सकता है, तो दैट इज रेकलेसनेस, कि आपको पता है, आपको रिस्क पता है, मगर फिर भी आपको उस चीज का डर नहीं है। ठीक है। नेग्लिजेंस, फेलियर टू टेक रीजनेबल केयर, भाई आपके पास रीजनेबल केयर होने की ड्यूटी थी कि आप केयरफुल रहो। जैसे मान लो कि आप किसी मार्केट एरिया में जा रहे हो किसी व्हीकल पे, तो आपके पास एक ड्यूटी थी कि आप बहुत धीरे गाड़ी चलाओ, ब्रेक पे आपका बिल्कुल ध्यान अलर्ट होना चाहिए, बट आप नहीं, रीजनेबल केयर नहीं ध्यान देते तो क्या है, आपके ऊपर नेग्लिजेंस का चार्ज लग जाता है। ठीक है। देन मैलिस, इल विल और एविल मोटिव। ठीक है, तो इल विल है आपकी, मैलिस है मैलिफाइड इंटेंशन है, या फिर इविल मोटिव है, तो उस केस में क्या है, आपका मेंसरिया खराब है। ठीक है। तो देन दीज आर योर, ठीक है, टाइप्स। अब इसके अलावा भी बहुत सारे टाइप्स है, जैसे डिसऑनेस्टली, फ्रॉडुलेंटली, ये सब चीजें आपको डेफिनेशन पार्ट में मिल जाएगी इन योर बीएनएस। ठीक है। केस लॉस, ठीक है, अब केस लॉस को अगर देखा जाए तो ये केस लॉस है जो कि आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है। अब अगर मान लो एक एग्जांपल देता हूं, ए इज अ डॉक्टर, अब ये बी की सर्जरी परफॉर्म करता है। ठीक है, बी की ये सर्जरी परफॉर्म करता है। अब इसने विद ड्यू केयर बी की सर्जरी करी, मगर ये बी को नहीं बचा पाया और ये इसकी डेथ हो गई। ठीक है, ही डाइड। अब क्या है, क्या ए पे कोई चार्ज लगेगा? आंसर इज नो, बिकॉज ही हैज नो मेंसरिया। मेंसरिया इज मिसिंग, भाई उसका कोई इंटेंशन तो था नहीं उसको मारने का, ना उसके पास नॉलेज थी कि वो मर जाएगा, ना वो रेकलेसनेस पे था, ना नेग्लिजेंट था, ना मैलिस था, ना इंटेंशन था, कोई चीज नहीं थी। तो उस केस में क्या था कि उसका कोई भी डाउट नहीं आएगा। इसको बोलते हैं गुड फेथ। ठीक है, तो उसको बोलते हैं गुड फेथ। अब इसी केस में मान लो कि ए ने बी की सर्जरी करी और अच्छे से हो गई, मगर इसने अपना एक इक्विपमेंट बी के पेट में छोड़ दिया। ठीक है, जिसकी वजह से डेथ हो गई। तो यहां पे क्या आ गया, यहां पे मेंसरिया आ गया, दैट इज नेग्लिजेंस। तो नेग्लिजेंस होने की वजह से क्या हुआ, बी की डेथ हो गई। ठीक है, तो यहां पे इसकी लायबिलिटी बन जाएगी। अब दूसरी चीज जो डिस्कस करनी है मेंसरिया के रिगार्डिंग, कि मेंसरिया कहां पे रिक्वायर्ड नहीं होता। आप लोगों को मैंने टॉट में पढ़ाया था एक कॉन्सेप्ट, दैट इज स्ट्रिक्ट लायबिलिटी। ठीक है, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी यहां पे लिखा हुआ है। ठीक है, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी, उसके साथ साथ मैंने एब्सोल्यूट लायबिलिटी पढ़ाया था। ठीक है, तो ये दोनों जो कंसेप्ट है, इसके अंदर मेंसरिया का रिक्वायरमेंट नहीं होता। आपका मेंसरिया चाहे कितना भी अच्छा हो, आपका इंटेंशन चाहे कितना भी अच्छा हो, मगर लॉस हो गया है तो उसके लिए आपको सजा भुगतनी पड़ेगी। ठीक है। देन उसके बाद आगे चलते हैं, रिलेशन बिटवीन एक्टस रियस एंड मेंसरिया। तो इसमें देखो सिनेरियो क्या है, गिल्टी एक्ट प्लस गिल्टी माइंड इज इक्वल्स टू क्राइम, मतलब आपकी लायबिलिटी बन जाएगी, आप जेल चले जाओगे। ठीक है, दोनों चीजें हुई, मतलब एक्टस रियस भी हुआ, ठीक है, और मेंसरिया भी हुआ, तो क्या हुआ, आपको जेल पक्की। ठीक है। देन उसके बाद गिल्टी एक्ट प्लस इनोसेंट माइंड, नो इंटेंट, नो एक्सेप्ट स्ट्रिक्ट लायबिलिटी। ठीक है, कि आपको जनरली जेल नहीं होगी, क्योंकि स्ट्रिक्ट लायबिलिटी को छोड़ दिया जाए तो आपको जनरली जेल नहीं होगी। ठीक है। इनोसेंट एक्ट प्लस गिल्टी माइंड, नो एक्टस रियस, तो इसकी वजह से क्या है, आपको जेल नहीं होगी, मतलब आप पे क्रिमिनल लायबिलिटी नहीं आएगी। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं, एक्सेप्शंस को अगर देखा जाए तो स्ट्रिक्ट लायबिलिटी ऑफेंसेस जैसे पब्लिक वेलफेयर ऑफेंसेस, ट्रैफिक लॉज, टैक्स ऑफेंसेस, एडल्ट्रेशन, ये सब क्या है, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी ऑफेंसेस है, जहां पे आपका मेंसरिया हो या ना हो उससे फर्क नहीं पड़ता। भाई आपने रेड लाइट जंप करी, आप कितना भी आपका मेंसरिया पॉजिटिव हो या फिर आपका इंटेंशन अच्छा हो, बट क्योंकि वो एक्ट ही खराब है तो उस पर आपको कोई भी चार्जेस से बचा नहीं सकता। ठीक है। देन उसके बाद पब्लिक वेलफेयर ऑफेंसेस, कि जहां पे पब्लिक वेलफेयर की कोई बात थी, जैसे किसी पब्लिक ऑफिसर की ड्यूटी थी वेलफेयर करना और उसने अच्छे इंटेंशन के साथ भी वेलफेयर नहीं किया, तो दैट इज ऑफेंस इन इटसेल्फ।
ठीक है। उसके बाद टैक्स ऑफेंसेस, आपने टैक्स की चोरी करी, आपका इंटेंशन चाहे कितना भी अच्छा हो, चाहे आपने वो जो टैक्स का पैसा बचाया वो आपने डोनेट कर दिया, मगर फिर भी आपके ऊपर लाइबिलिटी बन जाएगी, क्रिमिनल लाइबिलिटी। एंड देन एडल्ट्रेशन, आपने फूड में, खाने में मिलावट कर दी, तो क्या है वो आपकी लाइबिलिटी बन जाएगी, आपका इंटेंशन चाहे कितना भी अच्छा हो, ठीक है। देन उसके बाद लीगल पोजीशन देखें अगर, तो आईपीसी और बीएनएस दोनों में मेंस कहीं भी नहीं है, ये मैं आपको बता ही चुका हूं, ठीक है। और इसमें क्या वर्ड्स मिलेंगे, इंटेंशनली, नोइंगली, फ्रॉडुलेंटली, डिसऑनेस्टली, इसमें हर ऑफेंस के हिसाब से आपको ये सारी चीजें मिलेंगी, ठीक है। देन उसके बाद समरी टेबल देख लेते हैं, ठीक है। दिस इज योर समरी टेबल, जिसमें एलिमेंट है, मीनिंग है, एंड देन फोकस है, ठीक है। उसके बाद एग्जाम्पल है। जैसे एक्टर सीएस की अगर मैं बात करूं तो मीनिंग क्या है, गिल्टी एक्ट, फोकस क्या है, व्हाट द पर्सन डिड, कि पर्सन ने क्या किया, ठीक है। एंड देन एग्जाम्पल क्या है, थेफ्ट, टेकिंग प्रॉपर्टी एटसेट्रा, ठीक है। उसके बाद मेंस रिया की बात करूं तो गिल्टी माइंड है, कि दिमाग उसका, इंटेंशन उसका खराब है, एंड देन व्हाट द पर्सन थॉट, क्या था उसके विचारों में, एंड देन एग्जांपल थेफ्ट, इंटेंशन टू स्टील, ठीक है। देन उसके बाद दिस इज योर कंक्लूजन, और इसी के साथ हमारे टॉपिक हो गया खत्म। उसके बाद आगे चलते हैं टू नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज जनरल एक्सप्लेनेशंस, ठीक है, सेक्शन 2 एंड सेक्शन 3 ऑफ बीए। अब इसमें आपको मैं बताऊं कि सेक्शन 2 जो है वो सिमिलर है जो बाकी एक्ट्स में जो सेक्शन 2 होता है, दैट इज द डेफिनेशन क्लॉज, ठीक है। तो इसमें डेफिनेशंस हैं बहुत सारी, अब इसमें से आपके एग्जाम में कौन से है तो आपकी किस्मत वाली बात है, बट आपको इसमें फोकस उन पे करना है जो बड़ी डेफिनेशंस है, ठीक है। जो बड़ी डेफिनेशंस है उस पे आपको ध्यान देना है। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें जो काउंटरफीट वाली डेफिनेशन है दैट इज क्वाइट बिग, ठीक है, जिसमें 2 एक्सप्लेनेशंस आती हैं। तो आपको जनरली जो डेफिनेशंस पूछी जाती हैं वो 5 मार्क्स में पूछी जाती हैं, तो आपको इन पे ध्यान देना है जो बड़ी डेफिनेशंस है, ठीक है। तो इसमें अगर काउंटरफीट की डेफिनेशन देखें, द पर्सन इज सेड टू काउंटरफीट who causes one thing to resemble another thing, intending by means of that resemblance to practice deception or knowing it to be likely that deception will be thereby practiced, ठीक है। कि मतलब एक चीज को दूसरी चीज से रिजेंबल कराना, मिलाना जुलाना, ठीक है, ताकि दूसरा पर्सन, दूसरा व्यक्ति जो है, जो देखने वाला व्यक्ति है, वो कंफ्यूज हो जाए, डिसीव हो जाए कि भाई ये वही चीज है, ठीक है। जैसे आप लोगों ने फर्जी अगर वेब सीरीज देखी हो तो उसमें वो क्या करता है, जो आर्टिस्ट होता है वो एक चीज को दूसरी चीज से मिलाता है, जैसे जो ओरिजिनल आर्ट होती है उसकी डुप्लीकेट बनाता है, खुद ही बनाता है, बट वो क्या करता है, उसका इंटेंशन है कि वो ओरिजिनल चीज से मैचिंग लगे देखने वाले, ठीक है। देन उसके बाद एक्सप्लेनेशन क्या है, इट इज नॉट एसेंशियल टू काउंटरफीटिंग दैट द इमिटेशन शुड बी एग्जैक्ट। तो एग्जैक्ट होना जरूरी नहीं है, ये एसेंशियल नहीं है, उससे मिलता जुलता भी होगा तब भी चल जाएगा। देन एक्सप्लेनेशन 2 अगर देखें, व्हेन अ पर्सन कॉजेस वन थिंग टू रिजेंबल अनदर थिंग, द रिजेंबलेंस इज सच दैट द पर्सन माइट बी डिसीव्ड देयरबाय, ठीक है। रिजेंबलेंस ऐसी होनी चाहिए कि जो पर्सन देख रहा है वो डिसीव हो जाए, ठीक है। इट शैल बी प्रिज्यूम्ड अंटिल द कॉन्ट्ररी इज प्रूव्ड, यहां पे क्या है, प्रिजम्पशन है। अभी आप लोगों ने एविडेंस तो नहीं पढ़ा है, मगर मैं आपको बता दूं प्रिजम्पशन का मतलब कि कोर्ट ये मान के चलेगा, ठीक है, कोर्ट ये मान के चलेगा। अब सामने वाली पार्टी के ऊपर जिम्मेदारी है कि ये प्रूव करे कि ऐसा नहीं है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे काउंटरफिटिंग हो रही है, रिजेंबलेंस प्रूव हो रही है, पहले दूसरे पर्सन को, दोनों को सिमिलर चीजें लग रही हैं, तो ये माना जाएगा अंटिल द कॉन्ट्ररी इज प्रूव्ड, मतलब बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे आ गया, एक्यूज पे, ठीक है। द पर्सन सो कॉजिंग द वन थिंग टू रिजेंबल द अनदर थिंग is intended by the means of resemblance to practice deception or knew to be likely that deception would be thereby practiced, ठीक है। मतलब क्या, ये माना जाएगा कि वो पर्सन ये चाहता था कि डिसेप्शन हो और रिजेंबलेंस के थ्रू काउंटरफिट हो जाए, ठीक है, तो ये माना जाए। देन उसके बाद कोर्ट की डेफिनेशन छोटी है, देख लोगे, ये सब चीजें छोटी छोटी हैं, आप देख लोगे, ठीक है। अब डिसऑनेस्टी को मैं थोड़ा समझा देता हूं, क्योंकि हमारा फ्यूचर प्रोस्पेक्ट में काम आने वाला है जब हम ऑफेंसेस को पढ़ेंगे, ठीक है। तो डिसऑनेस्टी का मतलब क्या है, मींस डूइंग ऑफ एन एक्ट विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग रॉन्गफुल गेन टू वन पर्सन एंड रॉन्गफुल लॉस टू अनदर पर्सन, ठीक है। रॉन्गफुल गेन का मतलब क्या हुआ कि जिस गेन का मैं अधिकारी नहीं हूं, मुझे वो गेन हो जाए, तो दैट विल बी अ रॉन्गफुल गेन। और लॉस का मतलब क्या हुआ, जिस लॉस का सामने वाला पर्सन अधिकारी नहीं है, वो लॉस उसको हो जाए, ठीक है। तो दैट मींस डिसऑनेस्टी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन जो बड़ी डेफिनेशन है दैट इज डॉक्यूमेंट, क्योंकि इसके एग्जांपल भी आपको दिए हुए हैं, तो दैट मींस इट इज अ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, ठीक है। फ्रॉडुलेंटली को देख लेते हैं, डिसऑनेस्टी तो हमने समझ ही लिया। फ्रॉडुलेंटली का मतलब क्या है, डू एनीथिंग फ्रॉडुलेंटली इफ ही डज दैट थिंग विद द इंटेंट टू डिफ्रॉड बट नॉट अदरवाइज। जहां पे डिफ्रॉड करने का इंटेंट होगा वहां पे फ्रॉडुलेंटली वर्ड यूज किया जाएगा, ठीक है। जेंडर देख लेंगे ये चीज, ठीक है। उसके बाद गुड फेथ, ये इंपॉर्टेंट है आपका। देन गवर्नमेंट, हार्बर, ये सब चीजें। इंजरी, ये पूछ रहे थे कभी और, ठीक है। इंजरी क्या है, एनी हार्म व्हाटएवर इलीगली कॉज टू एनी पर्सन इन बॉडी, माइंड, रेपुटेशन और प्रॉपर्टी, ठीक है। इंजरी में आपको 4 चीजें याद रखनी है। पहला, बॉडी,
दूसरा माइंड, तीसरा रेपुटेशन और फोर्थ प्रॉपर्टी। ठीक है, तो जो माइंड की इंजरी होती है उसको बोलते हैं मेंटल इंजरी, ठीक है, रेपुटेशन को हम बोलते हैं डेफॉर्मेशन, ठीक है, और प्रॉपर्टी तो हमें पता ही है। ठीक है, देन उसके बाद आगे चलते हैं। ये आपके डेफिनेशंस है, इसमें ऐसा कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, एक बार आप गो थ्रू कर लेना। मान लो एग्जाम में कोई भी एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है, क्वेश्चन पेपर सेटर के ऊपर, कि वो क्या पूछ ले। ठीक है, देन उसके बाद ऑफेंस, ये हम डिस्कस कर ही चुके हैं, ऑफेंस को हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया है कि भाई ऑफेंस क्या है। एक्सेप्ट इन द चैप्टर्स एंड सेक्शंस मेंशन्ड इन सब क्लॉज ए एंड बी, द वर्ड ऑफेंस मींस एन एक्ट मेड पनिशेबल बाय दिस संहिता। ठीक है, जो भी इस संहिता में पनिशेबल है उसको हम ऑफेंस मानते हैं। ठीक है, उसके साथ साथ जो ये सेक्शंस और जो ये चैप्टर्स हैं, इसके अंदर क्या है, द वर्ड ऑफेंस मींस अ थिंग पनिशेबल अंडर दिस संहिता और अंडर स्पेशल लॉ और लोकल लॉ। ठीक है, मतलब इसमें जो इन सेक्शंस में जो वर्ड ऑफेंस आ रहा है उसका इंटरप्रिटेशन क्या है कि या तो इस संहिता में पनिशेबल है या फिर अदर लॉ वाले में भी माना जाएगा। ठीक है, मतलब इस संहिता पे केवल डिपेंड नहीं करता, या तो बीएनएस में पनिशेबल हो या फिर लोकल लॉ में और अदर लॉ में। अदर लॉ का मतलब क्या है, स्पेशल लॉ। ठीक है, तो अगर हम सेक्शन 8, सेक्शन 10, 46, 47, 48, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 50, 61, 113 ये सारे सेक्शंस को अगर हम देखें, ये वाले सेक्शंस को जो लिखे हुए हैं ये सेक्शंस, ठीक है, इसमें जहां जहां भी आपको वर्ड ऑफेंस दिख रहा होगा तो उस ऑफेंस का मतलब क्या है कि वो कैटेगरी के ऑफेंसेस या तो बीएनएस में पनिशेबल होंगे या फिर लोकल लॉ में या अदर लॉ में। अब हम देखते हैं लोकल लॉ और स्पेशल लॉ में डिफरेंस क्या होता है। लोकल लॉ मतलब पर्टिकुलर एरिया का लॉ, एरिया स्पेसिफिक। ठीक है, मतलब क्या है कि जैसे मान लो कोई भी एक्ट है, कोई एक्ट है जो कि पर्टिकुलर एरिया में लगती है, सपोज यूपी में लगती है या उत्तराखंड में लगती है, मुंबई या फिर महाराष्ट्र में लगती है, तो वो जो एक्ट होगी वो क्या है, वो लोकल लॉ है। ठीक है, जैसे रेंट कंट्रोल एक्ट होती है वो हर एरिया की अलग होती है। एंड देन स्पेशल लॉ की अगर मैं बात करूं तो स्पेशल लॉ का मतलब क्या होता है, जो एक्ट किसी स्पेशल ऑफेंस के बारे में डील कर रही हो, सपोज दैट पॉक्सो। ठीक है, पॉक्सो एक्ट किसी पर्टिकुलर एरिया में नहीं लगती, पर्टिकुलर स्टेट में नहीं लगती, पूरी कंट्री में लगती है, बट ये स्पेशल एक्ट है बिकॉज इट डील्स विद सेक्सुअल ऑफेंस अगेंस्ट चिल्ड्रन। ठीक है, तो इसने एक कैटेगरी को चूज कर लिया, दैट इज चिल्ड्रन। तो अब जो चिल्ड्रन के अगेंस्ट सेक्सुअल ऑफेंसेस होते हैं वो पॉक्सो में जाते हैं, तो दैट मींस पॉक्सो स्पेशल एक्ट है। ठीक है, देन उसके बाद आगे चले, उसके बाद अगर देखें तो डी में क्या है, इन सेक्शंस दिस 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 दिस। ठीक है, ये सारे सेक्शंस क्या है, ऑफेंस शैल हैव सेम मीनिंग, द वर्ड पनिशेबल अंडर स्पेशल लॉ और लोकल लॉ इज पनिशेबल अंडर सच लॉ विद द इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म ऑफ 6 months और मोर विद और विदाउट फाइन। तो यहां पे क्या डिफरेंस है, पहले समझ लो कि यहां पे जो डिफरेंस है वो ये है कि या तो बीएनएस में पनिशेबल होगा या स्पेशल लॉ में या लोकल लॉ में, विदाउट एनी कंडीशन ऑफ स्पेसिफिक इम्प्रिजनमेंट, चाहे वो 1 महीने की भी सजा हो वो ऑफेंस माना जाएगा। ठीक है, और यहां पे क्या है कि अगर यहां पे ऑफेंस को हम समझ रहे हैं इन सेक्शंस में, तो इन सेक्शंस में ऑफेंस का मतलब तभी है कि जब स्पेशल और लोकल लॉ में पनिशेबल होगा और उसमें भी 6 months मिनिमम है, 6 months की इम्प्रिजमेंट मिनिमम है। अगर 6 months की इम्प्रिजमेंट नहीं है, सपोज 1 month की इम्प्रिजमेंट है इस ऑफेंस, इन ऑफेंसेस में से जो स्पेशल लॉ में प्रोवाइडेड है, तो ऑफेंस माना नहीं जाएगा फॉर दैट मैटर। ठीक है, देन उसके बाद ओमिशन हम समझ ही चुके हैं। ठीक है, उसके बाद पर्सन, पब्लिक सर्वेंट, ये सब चीजें आप देख लो। पब्लिक सर्वेंट आपकी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, एक बार पढ़ लोगे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, देन आगे चलते हैं। पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन ही ये कंटिन्यू हो रही है, तो ये आप देख लेना। पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन बहुत बड़ी है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें समझाने के लिए कुछ भी नहीं, आपको याद ही करना पड़ेगा कि कौन पब्लिक सर्वेंट होता है और कौन पब्लिक सर्वेंट नहीं होता है। ठीक है, तो यहां तक आपकी पब्लिक सर्वेंट की ही डेफिनेशन है। ठीक है, ये पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन है पूरी, पब्लिक सर्वेंट। ठीक है, तो ये आप एक बार देख लेना, क्योंकि कभी कभार पूछ लेते हैं कि वेदर दिस पर्सन इज अ पब्लिक सर्वेंट और नॉट। देन उसके बाद रीजन टू बिलीव, ये क्या है, ये आपका नॉलेज है। ठीक है, तो नॉलेज है मतलब क्या है, ये आपका मेंस रे का पार्ट है। ठीक है, अ पर्सन इज सेड टू हैव रीजन टू बिलीव अ थिंग इफ ही हैज सफिशिएंट कॉज टू बिलीव दैट थिंग बट नॉट अदरवाइज। ठीक है, जैसे मान लो एक पर्सन है जो शूटिंग प्रैक्टिस करने गया है, अब वो देखता है यहाँ पे झाड़ियां है और झाड़ियां के बाहर यहाँ पे चप्पल पड़े हुए हैं। ठीक है, अब उसको एक रीजन टू बिलीव हो जाएगा कि इस झाड़ी के पीछे कोई पर्सन हो सकता है, सपोज बी बैठा हो। ठीक है, ये हो सकता है। ठीक है, अब अगर मान लो फिर भी शूट करता है और बी की डेथ हो जाती है, तो इस वाले प्रोविजन के तहत उसको मर्डर पे चार्ज लगाया जा सकता है। ठीक है, देन उसके बाद वैल्यूएबल सिक्योरिटी। ठीक है, ये देख लेना, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देन उसके बाद वॉलंटरली, अपनी इच्छा से। ठीक है, ये भी आप देख लेना, ये तो काफी कॉमन सा टर्म है। ठीक है, देन उसके बाद ये सारी डेफिनेशन छोटी छोटी डेफिनेशन है।
उसके बाद ये आपकी लास्ट डेफिनेशन है, ठीक है। उसके बाद अब चलते हैं हम सेक्शन 3 पे, जो कि इंपॉर्टेंट सेक्शन है, जिसमें समझाने के लिए बहुत कुछ है, ठीक है। अब इसमें देखें, थ्रू आउट दिस संहिता every definition of an offense, every penal provision and every illustration of every such definition or penal provision shall be understood subject to the exceptions contained in chapter entitled general exceptions, though those exceptions are not repeated in such definition, penal provision or illustration। इसका मतलब क्या है कि भाई जो भी इसमें एग्जाम्पल की बात हो रही है, जो भी इसमें ऑफेंसेस की बात हो रही है, जो भी इसमें पीनल प्रोविजंस की बात हो रही है, उसमें आपको जनरल एक्सेप्शंस वाले चैप्टर को हमेशा ध्यान रखना है कि मतलब कोई भी कैटेगरी का ऑफेंस क्यों ना हो, अगर वो जनरल एक्सेप्शंस में लाई करता है तो उसमें कोई भी सजा नहीं बनती, ठीक है। अगर आपने जनरल एक्सेप्शन प्रूव कर दिया, जैसे प्राइवेट डिफेंस, आपने किसी का मर्डर, आपके ऊपर मर्डर का चार्ज लगा, आपने प्रूव कर दिया प्राइवेट डिफेंस, आपने प्रूव कर दिया मिस्टेक, ठीक है, आपने प्रूव कर दिया एक्सीडेंट, ठीक है, आपने प्रूव कर दिया डोली इनकैपेक्स, ठीक है, मतलब वो पर्सन बिलो 7 इयर्स था, ठीक है। उसके बाद आपने प्रूव कर दिया इंसेनिटी, ठीक है। तो ये सारी क्या है, ये एग्जांपल ऑफ जनरल एक्सेप्शंस है जो हमें मैं पढ़ाऊंगा आपको। तो ये जनरल एक्सेप्शंस को हमें ध्यान में रखते हुए सारे ऑफेंसेस को पढ़ना है, ऐसा ये कहता है, ठीक है। देन उसके बाद इलस्ट्रेशन देख लेंगे। इलस्ट्रेशन क्या है, द सेक्शंस इन द संहिता व्हिच कंटेन डेफिनेशन of offenses do not express that a child under 7 years of age cannot commit such offenses। ठीक है भाई, हम जब पढ़ेंगे तो हमें पता लगेगा कि एक कैटेगरी है कि अगर बच्चा 7 साल से कम है तो किसी की जान ले ले, किसी को गोली मार दे, तब भी उस पर कोई भी केस नहीं बनता, मतलब केस तो बनेगा, वो बाइज्जत बरी हो जाएगा, बिकॉज इट इज अ केस ऑफ जनरल एक्सेप्शन कि भाई डोली इनकैपेक्स, ठीक है। तो ये है। उसके बाद नेक्स्ट आगे चलते हैं। एवरी एक्सप्रेशन विच इज एक्सप्लेन्ड इन एनी पार्ट ऑफ दिस संहिता इज यूज्ड in every part of this संहिता in conformity with the explanation। मतलब जो भी एक्सप्रेशन, भाई कोई भी वर्ड या फिर कोई भी एक्सप्रेशन अगर एक्सप्लेन करा गया है इस पार्ट में, इस मतलब इस बीएनएस में, तो उसको हर जगह जहां जहां भी उस वर्ड का यूज हो रहा है, उस वर्ड का मीनिंग वही है जो उसको एक्सप्लेन कर दिया एक बार, ठीक है। उसके बाद when the property is in possession of a person's spouse, clerk, servant on account of that person, it is in that person's possession within the meaning of this संहिता, ठीक है। अब एग्जाम्पल क्या है कि भाई मान लो ए पर्सन की वाइफ है बी, ठीक है, इसके पास कुछ ज्वेलरी है, या फिर ए पर्सन का क्लर्क है सी, इसने कुछ अकाउंट्स होल्ड करे हुए हैं, इसके पास कुछ वैल्यूएबल आइटम है, तो ये सब क्या माना जाएगा कि ये कंस्ट्रक्टिवली ए के पोजीशन में ही है, ठीक है। एक्सप्लेनेशन क्या है, अ पर्सन एम्प्लॉयड टेम्परली और ऑन अ पर्टिकुलर ओकेजन इन द कैपेसिटी ऑफ क्लर्क और सर्वेंट इज अ क्लर्क और सर्वेंट विद इन द मीनिंग ऑफ दिस सबसेक्शन, ठीक है। तो आप ये नहीं कह सकते कि मैंने उसे टेम्परेरी बेसिस पे हायर किया हुआ था, ठीक है। अगर वो आपका क्लर्क या सर्वेंट है और उसके हाथ में, उसके पोजीशन में कोई चीज है, या फिर आपका स्पाउस है, ठीक है, तो उस केस में क्या है, अगर उसने आपके बिहाफ पे कोई चीज होल्ड करी हुई है तो ये माना जाएगा कि वो आपकी पोजीशन में है, ठीक है। देन इन एवरी पार्ट ऑफ दिस संहिता एक्सेप्ट वेयर कंट्री इंटेंशन अपीयर्स फ्रॉम द कंटेक्स्ट, द वर्ड विच रेफर्स टू एक्ट डन एक्सटेंड टू इलीगल ओमिशंस। मतलब क्या है, जहां पे भी एक्ट की बात हो रही है वहां पे ऑब्वियसली ओमिशंस को भी इंक्लूड किया जा रहा है, या फिर कंटेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर कर दे। भाई मान लो जैसे कहीं भी मैंने एक्ट बोला तो इसका मतलब क्या है, एक्ट एंड ओमिशन आप इंक्लूड करके ही चलोगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, व्हेन क्रिमिनल एक्ट इज डन बाय सेवरल पर्सन इन फर्दरेंस ऑफ अ कॉमन इंटेंशन ऑफ ऑल, ईच ऑफ सच पर्सन इज लायबल फॉर दैट एक्ट इन द सेम मैनर एज इफ वर डन बाय हिम अलोन, ठीक है। इसको हम बताएं तो पहले आईपीसी में एक था सेक्शन 34, शायद आप लोगों ने भी सुना हो। सेक्शन 34 बहुत ही खतरनाक सेक्शन था कि भाई अगर मान लो फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन का मतलब क्या है कि ए बी तीन लोगों ने मिलकर ये डिसाइड करा कि डी का मर्डर करेंगे, ठीक है, ठीक है। अब मर्डर में क्या हुआ, मान लो डी इस रूम में था, डी इस रूम में था, तो और इस रूम का गेट यहां से है, ठीक है। अब यहां पे खड़ा हो गया ए, ये देखने के लिए कि कोई अंदर ना आ सके, ठीक है। उसके बाद यहां पे सी खड़ा हो गया ये देखने के लिए कि डी भागे ना, और बी आया और बी ने इसको शूट करा, ठीक है, शूट करा। तो अब टेक्निकली देखो तो मर्डर तो केवल बी ने करा है, मर्डर तो केवल बी ने करा है, मगर इसमें सजा तीनों को होगी, ए बी और सी, और तीनों को इस तरीके से होगी एज वर डन बाय हिम अलोन, ठीक है। तो मर्डर का जो चार्ज लगेगा वो तीनों पे लगेगा, ए बी और सी तीनों पे, ठीक है, और तीनों पे इंडिविजुअली लगेगा। ऐसा नहीं कि भाई 3 डिवाइड बाय 3 हो जाए सजा, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। मतलब
उन्होंने अकेले किया हो, इस तरीके से मान के चार्ज लगाया जाएगा। ठीक है, देन उसके बाद नेक्स्ट प्रोविजन पे चलते हैं। व्हेनेवर एन एक्ट व्हिच इज क्रिमिनल ओनली बाय द रीजन ऑफ इट्स बीइंग डन विद क्रिमिनल नॉलेज or intention is done by several persons, each of such person who join in the act with such knowledge or intention is liable for the act in the same manner as if the act were done by him alone with that knowledge or intention। ठीक है, मतलब क्या है कि सपोज दैट कोई एक्ट ऐसी इन्वॉल्व है जिसमें पर्टिकुलर नॉलेज या इंटेंशन चाहिए। जैसे मान लो सी एक पर्सन है, इसके कई सारे दुश्मन, ठीक है, ए बी डी ई और एफ, ये सारे इसके दुश्मन है। ठीक है, अब ए और बी ने प्लान बनाया कि इसको मारेंगे, इसको हम मारेंगे। ठीक है, अब इन्होंने क्या करा, इन्होंने नाइफ उठाई। ठीक है, अब इस नाइफ से इन्होंने स्टैब करने का सोचा। ठीक है, अब इसी इंटेंशन को ज्वाइन कर लेते हैं। जब ये देखते हैं किसी को मार रहा है, अब सी रोड पे भागना शुरू करता है, वहां पे डी ई और एफ भी दिख जाते हैं उसको। ठीक है, इसको बचाने के बजाय वो क्या करते हैं, इसको ये उठा लेता है अपनी नाइफ। ठीक है, ये अपनी नाइफ उठा लेता है, ये अपनी नाइफ उठा लेता है, ये उसको मारने चल देते हैं। ठीक है, तो बेसिकली क्या है, इन्होंने इन दोनों को ज्वाइन कर लिया। ठीक है, अब इन्होंने ज्वाइन कर लिया विद सम क्रिमिनल नॉलेज और इंटेंशन। ठीक है, और सेवरल पर्संस है, तो हर इंडिविजुअल जो होगा वो लायबल होगा फॉर हिज एक्ट, मतलब फॉर द मर्डर ऑफ सी। ठीक है, इसके मर्डर के लिए हर पर्सन लायबल होगा एज इफ कि हर पर्सन ने अकेले इसका मर्डर करा है। ठीक है, देन वेयर एवर द कॉजिंग ऑफ सर्टेन इफेक्ट or an attempt to cause that effect by an act or by omission is an offense, it is said to be understood that causing of that effect partially by an act, partly by an omission is the same offense। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसका एग्जांपल से समझते हैं। A intentionally causes Z's death partially by illegally omitting to give Z food and partially by beating Z, A has committed murder। ठीक है, भाई A को उसका मर्डर करना था, ये इफेक्ट था। ठीक है, तो बाय एन एक्ट और बाय ओमिशन करना था, तो इसने क्या करा, पार्शियली बाय ओमिशन करा और पार्शियली बाय एक्ट करा। पहले तो उसको खाना नहीं दिया, और जब वो भूखा अधबरा बेचारा बिना खाने के हो गया तो उसे पीट और दिया। ठीक है, तो वो मर गया। ठीक है, तो मर गया तो मर्डर का चार्ज लग जाएगा। ठीक है, देन उसके बाद व्हेन द ऑफेंस इज कमिटेड बाय मींस ऑफ सेवरल एक्ट्स, whoever intentionally cooperates in the commission of that offense by doing any of these acts either singly or jointly with any other person commits that offense। ठीक है, जहां पे सेवरल एक्ट्स भी इन्वॉल्व है और कोई ज्वाइन करता है उस सेवरल एक्ट्स को कमिट कराने में, तो ये माना जाएगा कि उस पर्सन ने भी वो ऑफेंस कमिट। देन एग्जांपल देखें, ए एंड बी एग्री टू मर्डर जेड बाय सेवरली एंड डिफरेंट टाइम्स गिविंग हिम स्मॉल डोजेस ऑफ पॉइजन। ए एंड बी एडमिनिस्टर द पॉइजन अकॉर्डिंग टू द एग्रीमेंट विद इंटेंट टू मर्डर जेड। जेड डाइज फ्रॉम द इफेक्ट्स एंड सेवरल डोजेस ऑफ पॉइजन सो एडमिनिस्टर्ड टू हिम। A and B intentionally cooperate in the commission of murder, as each of them does an act by which death is caused. They are both guilty of the offense, though their acts are separate। ठीक है, भाई A और B ने मिलके थोड़ा थोड़ा जहर देके Z को मारने का प्लान बनाया, और उस जहर की कंजम्पशन की वजह से Z मर जाता है। तो A और B ने दोनों ने इंडिविजुअली काम करा, अपना अपना काम करा, मिली भगत में करा, मगर अलग अलग करा। A ने अपने हिसाब से जहर दिया, B ने अपने हिसाब से जहर दिया, और Z मर गया, बट दोनों के ऊपर Z की मर्डर के चार्जेस लगेंगे। ठीक है, देन उसके बाद वेयर सेवरल पर्संस आर एंगेज्ड और कंसर्न्ड इन अ कमीशन ऑफ द क्रिमिनल एक्ट, दे मे बी गिल्टी ऑफ डिफरेंट ऑफेंसेस बाय मींस ऑफ दैट एक्ट। ठीक है, अब इसका एग्जांपल देखते हैं। ए अटैक Z अंडर सच सर्कमस्टेंस ऑफ ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन। ठीक है, मतलब A, ठीक है, A, B और Z तीन लोग हैं। A ने अटैक किया पहले Z को, क्यों किया, क्योंकि प्रोवोकेशन हो गया था, मतलब Z ने कुछ ऐसा बोला कि A प्रोवोक हो गया और A ने इस पे Z पे अटैक कर दिया। ठीक है, अब A के अटैक से अगर Z मर जाता तो क्या होता, कल्पेबल होमोसाइड लगता। अभी मैं आपको डिफरेंस समझाऊंगा जब हम आगे चलेंगे। तो कल्पेबल होमोसाइड और मर्डर दो अलग अलग चीजें हैं। कल्पेबल होमोसाइड इज अ लाइटर ऑफेंस देन मर्डर। ठीक है, तो क्योंकि प्रोवोकेशन हुआ है, उसमें सिर्फ एक ही गलती नहीं है, उसको ऐसा बोल दिया कि उसने उसको मारना शुरू कर दिया, और अगर उस मार से ही केवल Z की डेथ हो जाती तो A पे क्या लगता, सिर्फ कल्पेबल होमोसाइड। मगर उससे थोड़ा बच गया, और B ने मौका देखा जिसका कोई भी प्रोवोकेशन भी नहीं था, कोई लेना देना भी नहीं था, बट उसका इलविल था, इंटेंशन उसका खराब था Z को मारने का, तो उसने क्या करा, एक्ट कमिट करी और Z गया मर। ठीक है, Z मर गया, तो उस केस में क्या होगा, B पे चार्ज लगेगा मर्डर का और A पे चार्ज लगेगा कल्पेबल होमोसाइड का। ठीक है, क्लियर हो गया कि भाई A ने जितना काम करा सिर्फ उसको, क्योंकि इन दोनों ने जॉइंटली कोई काम नहीं करा है, इन दोनों की लायबिलिटी जॉइंट नहीं होती, इसलिए ये डिफरेंसेस रहेंगे। ठीक है, ये देखो, B इज गिल्टी ऑफ मर्डर एंड A इज गिल्टी ओनली ऑफ कल्पेबल होमोसाइड। ठीक है, तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज पनिशमेंट, सेक्शन 4 से लेके 13 तक।
अब आपको ये क्लियर होना चाहिए कि ये पनिशमेंट का मतलब यहाँ पे आपको पनिशमेंट नहीं बताएगा कि कितने साल की कौन से ऑफेंस की कितने साल की सजा है, यहाँ पे आपको टाइप्स ऑफ पनिशमेंट वगैरह बताएगा, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट वगैरह ये सारी चीजें हैं, ठीक है। तो इसमें जो है सबसे पहले आपको ये समझना है कि सेक्शन 4 में हमें बताया है टाइप्स ऑफ पनिशमेंट। आईपीसी में जो टाइप्स ऑफ पनिशमेंट था वो अलग था एज कंपेयर टू बीएनएस, ठीक है। तो इसमें देखें जो डेथ पनिशमेंट ये आईपीसी का सेम है, ठीक है। इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ मीनिंग इम्प्रिजमेंट फॉर द रिमाइंडर ऑफ पर्सन्स नेचुरल लाइफ, ये आईपीसी का भी सेम है। देन इम्प्रिजमेंट टू टाइप्स दैट इज रिगरस एंड सिंपल, ये भी आईपीसी का सेम है, ठीक है। देन फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी ये भी आईपीसी का सेम है। देन फाइन ये भी आईपीसी का सेम है। और ये जो है कम्युनिटी सर्विस ये ऐड ऑन हुआ है, ठीक है, ये आईपीसी में नहीं था, ठीक है। तो ये बेसिकली टाइप्स ऑफ पनिशमेंट प्रोवाइडेड है इन बीएनएस, ठीक है। उसके बाद ये एग्जांपल है, ठीक है, फॉर थेफ्ट द कोर्ट में अवॉर्ड रिगरस इम्प्रिजमेंट और फाइन और बोथ, ठीक है। फॉर माइनर पब्लिक न्यूसेंस कम्युनिटी सर्विस में भी इम्पोज्ड इंस्टेड ऑफ जेल, ठीक है। तो जनरली ये चीज जो इंट्रोड्यूस की गई है वो इस सेंस में की गई है कि भाई कोई नया ऑफेंडर है जिसने छोटा ऑफेंस किया है, ठीक है, कोई छोटी सी गलती हो गई उससे, तो उसको जेल जाके उसका करियर बर्बाद करने के बजाय उसको आप कम्युनिटी सर्विस में डाल दो ताकि वो एक तरीके से रिफॉर्म हो सके, ठीक है। देन उसके बाद देखें तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा आ जाता है कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंस। कम्यूटेशन का मतलब कि भाई मिली तो कुछ और थी, उसे कम्यूट करके कुछ कम कर दिया गया, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि सेक्शन 474 इसमें रेलेवेंट है कि भाई कम्यूट कैसे हो सकती है, कि कौन सी पनिशमेंट कितने टर्म्स की हो सकती है, ठीक है। अब कम्यूट करने की पावर जो है वो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट लिखा हुआ है। अब एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के लिए अगर हम देखें तो क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट कब है, अगर डेथ सेंटेंस का केस है या फिर यूनियन ज्यूरिसडिक्शन का केस है, मतलब जो लॉ अप्लाई हुआ है, जैसे हमने पढ़ा था ऑफेंस की कैटेगरी में कि अगर मान लो कोई ऐसा लॉ है जो कि यूनियन गवर्नमेंट की लिस्ट के अंदर आता है, जो शेड्यूल 7 हमने कॉन्स्टिट्यूशन में डिस्कस करी थी उसके अकॉर्डिंग है, तो वहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसके पास पावर है कि वो सेंटेंस को कम्यूट कर सकता है, मतलब कम कर सकता है। अब अगर स्टेट गवर्नमेंट की बात करें तो अगर कोई स्टेट के ऑफेंसेस हैं, मतलब स्टेट गवर्नमेंट के अगेंस्ट कोई ऑफेंस हुआ है, तो उस केस में स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो सेंटेंस को कम्यूट कर सकती है, यानी कि कम कर सकती है, ठीक है। तो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का विद रिस्पेक्ट टू देयर सब्जेक्ट्स पावर्स है, ठीक है। देन उसके बाद देखिए सेक्शन नंबर 6 आता है हमारा फ्रैक्शंस ऑफ पनिशमेंट, ठीक है। सेक्शन 6 से पहले हम देखेंगे कि सेक्शन 474 क्या है, पावर टू कम्यूट सेंटेंस, ठीक है। तो पावर टू कम्यूट सेंटेंस में अगर हम ध्यान से देखें तो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट विदाउट द कंसेंट ऑफ द पर्सन सेंटेंस्ड, ये आपको ध्यान रखना है, ये एसेंशियल पॉइंट है अगर आप जुडिशरी के लिए वीडियो देख रहे हैं। हालांकि ये वीडियो में प्रॉपर जो डिटेल्ड एलैबोरेटेड कंटेंट नहीं है, जब मैं जुडिशरी एस्पेक्ट पे आऊंगा तब मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। फिलहाल ये आपका कॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू पे, लॉ के एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू पे ये सफिशिएंट कंटेंट है, ठीक है। तो अगर आप जुडिशरी पॉइंट पे देख रहे हैं तो ये आपको ध्यान रखना है कि इसमें जिस पर्सन को जेल हुई है उसकी कंसेंट लेना जरूरी नहीं है, विदाउट उसकी कंसेंट के भी जो पनिशमेंट है उसको कम्यूट किया जा सकता है। कैसे? फर्स्ट, डेथ सेंटेंस को क्या बना सकते हैं, लाइफ इंप्रिजमेंट बना सकते हैं, ठीक है। अगर किसी को डेथ सेंटेंस हुई है, फांसी की सजा, तो उसको लाइफ इंप्रिजमेंट बनाया जा सकता है। सेंटेंस ऑफ इंप्रिजमेंट फॉर लाइफ को, मतलब लाइफ इंप्रिजमेंट को इंप्रिजमेंट फॉर टर्म नॉट लेस देन 7 ईयर्स बनाया जा सकता है। मतलब लाइफ इंप्रिजमेंट को कम तो कर सकते हैं बट 7 साल से कम नहीं किया जा सकता, ठीक है। देन इंप्रिजमेंट फॉर 7 ईयर्स और मोर को इंप्रिजमेंट फॉर टर्म नॉट लेस देन 3 ईयर्स बनाया जा सकता है। 7 साल या उससे ज्यादा की सजा को 3 साल बनाया जा सकता है, ठीक है। देन सेंटेंस ऑफ इंप्रिजमेंट फॉर लेस देन 7 ईयर्स को फाइन बनाया जा सकता है, सिर्फ फाइन बना के छोड़ दिया, ठीक है, सिर्फ फाइन बना के, ठीक है। देन सेंटेंस फॉर रिगरस इंप्रिजमेंट और सिंपल इंप्रिजमेंट फॉर एनी टर्म दैट द पर्सन माइट बी हैव बीन सेंटेंस्ड, मतलब क्या है, रिगरस इंप्रिजमेंट को क्या बना सकते हैं, सिंपल इंप्रिजमेंट बना सकते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है, कम्यूटेशन करने का तरीका कि अगर कोई भी गवर्नमेंट कम्यूट करेगी भी सही तो किस फॉर्मूले से करेगी, ये हमें सेक्शन 474 बीएनएसएस में प्रोवाइडेड, ठीक है, इसमें प्रोवाइडेड है, ठीक है। अब आते हैं हम वापस सेक्शन नंबर 6। अब सेक्शन नंबर 6 में अगर हम देखें तो लाइफ इंप्रिजमेंट शैल बी रेकॉर्ड एज इक्वल टू 20 ईयर्स अनलेस स्पेसिफिकली स्टेटेड अदरवाइज, ठीक है। तो अगर हम लाइफ इंप्रिजमेंट को फ्रैक्शन ऑफ टर्म्स पे देखना चाहें कि एक पर्सन ने कितनी सजा काट ली है, तो हम उसे 20 साल देखेंगे कि भाई लाइफ इंप्रिजमेंट का मतलब होता है 20 साल। मगर ये सिर्फ किसके लिए है, फ्रैक्शन ऑफ टर्म्स को कैलकुलेट करने के लिए। अगर जनरल सेंस में देखा जाए कि अगर किसी को पर्सन को लाइफ इंप्रिजमेंट हो जाती है तो उसका मतलब क्या है कि उसकी रिमाइंडर लाइफ के लिए उसको जेल हो चुकी है, ठीक है। ये हमने पढ़ा था सेक्शन नंबर 4 में, ठीक है। देन उसके बाद कब ये रेलेवेंट है लाइफ इंप्रिजमेंट वाली बात, जब हम सेंटेंस को कन्वर्ट करना चाहते हैं, ठीक है, सेंटेंस को रेमिट करना चाहते हैं,
कॉन्करेंट वर्सेस कॉन्जिक्यूटिव सेंटेंस बनाना चाहते हैं। कॉन्करेंट और कॉन्जिक्यूटिव मतलब एक वे ऑफ पनिशमेंट होता है। सपोज एक पर्सन ने मर्डर भी किया और रेप भी किया, दो ऑफेंसेस करे, ठीक है, तो ऐसे जनरली केसेस में क्या हो जाता है, डेथ पेनल्टी हो जाती है। मान लो नहीं हुई, सपोज मर्डर के लिए 10 ईयर्स हुई और रेप के लिए मान लो 7 ईयर्स हुई, सपोज दैट एग्जांपल है, ठीक है। तो ऐसे केसेस में क्या होता है कि दो तरीके होते हैं, एक होता है कॉन्करेंट और एक होता है कॉन्जिक्यूटिव, ठीक है। तो कॉन्करेंट मतलब दोनों एक साथ चलेंगे, मतलब 10 साल और 7 साल एक साल चलेंगे, मतलब वो पर्सन 10 साल के बाद रिलीज हो जाएगा, ठीक है, रिलीज हो जाएगा। बट जो कॉन्जिक्यूटिव होती है, इसका मतलब क्या होता है कि एक खत्म होगी तो दूसरी शुरू होगी, ठीक है। तो एक खत्म होगी मतलब 10 साल जब खत्म होगी तब 7 साल शुरू होगी, तो टोटल 17 ईयर्स के बाद वो पर्सन रिलीज होगा, ठीक है। देन उसके बाद डिफॉल्ट इम्प्रिजमेंट, ठीक है। तो अगर डिफॉल्ट इम्प्रिजमेंट कैलकुलेशंस है तो भी ये फ्रैक्शन ऑफ टर्म देखा जा सकता है फॉर लाइफ इम्प्रिजमेंट, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। इम्प्रिजमेंट में भी रिग्रेस और सिंपल और बोथ, ये सेक्शन 7 कहता है कि या तो इम्प्रिजमेंट क्या होगी, रिग्रेस जहां पे हार्ड लेबर होता है, सिंपल जहां पे नॉर्मल लेबर होता है, या फिर दोनों हो सकती है, ठीक है। कैसे, डायरेक्ट द इम्प्रिजमेंट शैल बी होली रिग्रेस, होली सिंपल और पार्शियली रिग्रेस एंड पार्शियली सिंपल। सपोज एग्जांपल भी लिखा हुआ है कि अगर 3 मंथ की रिग्रेस है, 3 मंथ की सिंपल है, 6 महीने की टोटल है, तो 3-3 मंथ डिवाइड भी किया जा सकता है। 6 मंथ्स को प्योरली रिग्रेस कहा जा सकता है और 6 मंथ्स को प्योरली सिंपल कहा जा सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द कोड, ठीक है। देन उसके बाद सेक्शन 8 दैट इज अमाउंट ऑफ फाइन, लायबिलिटी इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन एटसेट्रा, ठीक है। तो जनरल प्रिंसिपल क्या है, जो फाइन होता है अनलिमिटेड होता है बट एक्सेसिव नहीं होता। इसका मतलब क्या है, अनलिमिटेड बट नॉट एक्सेसिव का मतलब क्या है कि जो फाइन है वो कितना भी हो सकता है, करोड़ में भी हो सकता है, बट एक्सेसिव का मतलब यह है कि इतना भी मत कर दो कि कोई पर्सन पे ही ना कर पाए। सपोज दैट एक पर्सन है जिसने 50 रुपए की चीज के लिए चोरी की, थेफ्ट की, ठीक है, इस चीज के लिए इसने थेफ्ट किया, अब उसको जेल की जा रही है, प्लस उस पर फाइन इंपोज किया जा रहा है, ठीक है। तो जब फाइन इंपोज किया जाएगा तो ये ध्यान में रखते हुए हो जाएगा कि अगर किसी पर्सन को 50 रुपए के लिए चोरी करनी पड़ गई है तो इसका मतलब उसकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब है, ठीक है। तो अब जब फाइन किया जाएगा तो अगर उस पर 1 करोड़ का आपने फाइन लगा दिया तो इसका मतलब तो आप चाहते ही नहीं हो कि वो फाइन भरे। ऑब्वियस सी बात है कि अगर एक्सेसिव हो गया, किसी की बस की बात नहीं है उतना फाइन पे करना, तो आप तो चाहते ही नहीं हो कि वो फाइन भरे, ठीक है। तो इसलिए फाइन जब भी हम इंपोज करते हैं तो ये ध्यान में रखते हुए करते हैं कि वो बंदा फाइन पे कर पाए, डिपेंडिंग अपॉन द ऑफेंस, डिपेंडिंग अपॉन द कैटेगरी ऑफ द पर्सन, ठीक है। अगर लॉ कोई मैक्सिमम फाइन इंपोज नहीं करता तो कोई भी फाइन इंपोज किया जा सकता है अनलिमिटेड अमाउंट का, कितना भी हो सकता है बट एक्सेसिव नहीं होगा। अगर लॉ ने मैक्सिमम अमाउंट बोल दिया कि फाइन अप टू 1000, ठीक है, तो इतना, इससे ऊपर तो जा ही नहीं सकता, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। तो जहां पे लॉ ने बताया नहीं मैक्सिमम फाइन, वहां पे अनलिमिटेड हो सकता है बट एक्सेसिव नहीं होगा, ठीक है। देन उसके बाद आगे चलते हैं। अब डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन को अगर हम देखें तो क्या है, फॉलोइंग स्टेप्स है। अगर जो ऑफेंस है पनिशेबल विद इम्प्रिजमेंट एंड फाइन है, एंड फाइन इज इम्पोज्ड, ठीक है, कि भाई ऑफेंस में इम्प्रिजमेंट मतलब जेल भी है प्लस फाइन भी है, ठीक है, विद और विदाउट एक्चुअल इम्प्रिजमेंट, ठीक है, वेयर द ऑफेंस इज पनिशेबल विद इम्प्रिजमेंट और फाइन ओनली एंड द कोर्ट इंपोजेस अ फाइन। देखो दो कैटेगरी का इसमें दिखा दिया कि पहले कैटेगरी क्या है, जहां पे ऑफेंस पनिशेबल विद इम्प्रिजमेंट एंड फाइन, दोनों चीजें, ठीक है, और दूसरे वाली कैटेगरी में क्या है कि इम्प्रिजमेंट और फाइन है और कोर्ट ने क्या करा, सिर्फ फाइन लगाया, ठीक है, वहां पे फाइन भी है और जेल भी है, नीचे वाले में सिर्फ फाइन, ठीक है। तो इन सच केसेस कोर्ट में डायरेक्ट दैट डिफॉल्ट इम्प्रिजमेंट बी सफर्ड एंड द इम्प्रिजमेंट विल बी इन एडिशन टू एनी अदर इम्प्रिजमेंट ईदर इंपोज्ड डायरेक्टली और अराइजिंग फ्रॉम सेंटेंस कम्युटेशन, ठीक है। मतलब क्या है कि अगर दोनों ही केसेस में अगर फाइन पे नहीं किया गया तो फाइन के बदले में आपको जेल में और रहना पड़ेगा, ठीक है। तो जेल में जो रहना पड़ेगा वो क्या होगा, इन एडिशन होगा। जैसे मान लो कि इम्प्रिजमेंट भी दिया, कितने 2 इयर्स का दिया, ठीक है, प्लस फाइन दिया, सपोज 10,000 का फाइन लगाया, ठीक है। तो आपको ऐसे केसेस में क्या होगा कि जो 2 साल ये तो आपको रहना ही रहना है। अगर आपने फाइन पे नहीं किया तो इस फाइन के बदले सपोज 1 ईयर और हो जाएगा, ठीक है। तो टोटल कितना हो गया, 3 इयर्स, ठीक है। तो ये हो जाएगा टोटल, तो ये आपको ध्यान रखना है। देन इसका एग्जांपल भी देख लेंगे। अ कन्विक्ट इज सेंटेंस्ड टू 6 months imprisonment and a fine of ₹10,000. The court may order 2 months additional imprisonment if the fine is not paid. ठीक है, तो कोर्ट ऑर्डर कर सकता है अगर फाइन नहीं पे किया तो 2 साल की एडिशनल, 2 महीने की एडिशनल इम्प्रिजमेंट भी दी जा सकती है एज पर दिस एग्जांपल, ठीक है। देन उसके बाद मैक्सिमम लिमिट ऑफ डिफॉल्ट ऑफ इम्प्रिजमेंट इन सर्टेन केसेस। भाई अगर फाइन नहीं दिया तो कितनी इम्प्रिजमेंट हो सकती है, मैक्सिमम कितनी हो सकती है, ठीक है। जहां पे ऑफेंस दोनों के साथ पनिशेबल है, इम्प्रिजमेंट एंड फाइन, ये एंड और में आपको डिफरेंस ध्यान रखना है। एंड मतलब प्लस, दैट इज मैंडेटरी, ठीक है,
और मतलब सब्स्टिट्यूट, जो कि मैंडेटरी नहीं होता। तो अगर ये वाला केस है जहां पे एंड वाला केस है, जहां पे फाइन और इम्प्रिजमेंट दोनों ही है, वहां पे क्या है, द कोड इंपोजेस अ फाइन, द डिफॉल्ट इम्प्रिजमेंट शैल नॉट exceed 1/4 of the maximum term of imprisonment prescribed for the offense। अब आपको ये बता दूं कि जैसे मान लो सपोज दैट मर्डर के लिए जो मैक्सिमम इंप्रिजमेंट वाली बात है, डेथ पेनल्टी को अगर छोड़ दिया जाए, तो मैक्सिमम टर्म ऑफ इंप्रिजमेंट की अगर देखें तो लाइफ आती है, लाइफ इंप्रिजमेंट, ठीक है। लाइफ इंप्रिजमेंट अगर आई तो एज पर आवर अंडरस्टैंडिंग हम इसे रेकन करेंगे कि 20 ईयर्स है, ठीक है, 20 ईयर्स है। अब मान लो उस मर्डर के लिए उस पर्सन को सपोज 10 ईयर्स की जेल हुई, 10 ईयर्स, ठीक है, बट मैक्सिमम कितनी है, 20, ठीक है। तो जब 20 ईयर्स की पनिशमेंट है तो इसका मतलब क्या है, 1/4, और मान लो 10,000 रुपीज का फाइन था, ठीक है, 10,000 रुपीज का फाइन था, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर उसने फाइन पे नहीं करा तो 10 ईयर्स ये जो ग्रांटेड है प्लस 10 ईयर्स प्लस 10 के लिए सपोज दैट कि 1 ईयर 1/4 मैक्सिमम हो सकता है। इसका 1/4 अगर देखें तो 20 डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू 5, ठीक है। तो मतलब 5 साल तक की और इंप्रिजमेंट इसको दी जा सकती है। तो अब कोर्ट चाहे तो 5 ईयर्स कर दे, या कोर्ट चाहे तो 1 ईयर कर दे, मतलब 5 से ऊपर नहीं दे सकता एट एनी कॉस्ट, ठीक है। तो 5 से ऊपर तो दे नहीं सकता। सपोज 10,000 तक का फाइन था तो इसने कर दिया 2 ईयर्स। अगर यही फाइन 1 लाख का होता, ठीक है, तो मे बी इसको 4 ईयर्स कर देता, ठीक है। और अगर यही फाइन 5 लाख का होता तो मे बी इसको 5 ईयर्स कर देता, ठीक है। बट 5 ईयर्स से ज्यादा तो जा ही नहीं सकता, क्योंकि 1/4 ऑफ द मैक्सिमम टर्म ऑफ इंप्रिजमेंट है प्रिस्क्राइब फॉर द ऑफेंस। जो दी गई है वो नहीं, जो प्रिस्क्राइब्ड है उसकी बात हो रही है, ठीक है। देन उसके बाद देखें तो नेचर ऑफ डिफॉल्ट इंप्रिजमेंट देखें, अगर नॉन पेमेंट फॉर फाइन है तो और कम्युनिटी सर्विस है तो उसके देखते क्या है। तो जो पेमेंट ऑफ फाइन के बेसिस पे जो आपको पनिशमेंट मिल रही है, वो पनिशमेंट एनी डिस्क्रिप्शन की हो सकती है, या तो रिग्रेस या सिंपल, ठीक है। अब देखते हैं, ये तो वो वाला केस था पहले वाला जिसमें इंप्रिजमेंट और फाइन दोनों आ रहा है। अब देखते हैं जिसमें केवल फाइन आ रहा है, ठीक है, या कम्युनिटी सर्विस आ रहा है। इन केसेस में अगर डिफॉल्ट हो जाए तो डिफॉल्ट जो होगा वो सिंपल इंप्रिजमेंट का होगा। उस वाले में तो रिग्रेस भी हो सकती है, बट इसमें सिर्फ सिंपल होगी, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। देन द टर्म ऑफ इंप्रिजमेंट शैल नॉट एक्सीड, ये एक टेबल है जिससे ज्यादा इंप्रिजमेंट नहीं हो सकती। तो अगर फाइन अमाउंट जो है 5,000 या उससे कम, इसमें 5,000 की वैल्यू इंक्लूडेड है, ठीक है, 5,000, तो इसमें कितनी सजा हो सकती है, अप टू 2 मंथ्स। जहां पे सिर्फ फाइन है या कम्युनिटी सर्विस है उसकी बात हो रही है, जहां पे इंप्रिजमेंट साथ में नहीं है वहां पे, ठीक है। तो अगर 5,000 से कम फाइन है तो कितना, 2 मंथ्स। अगर 5,000 से ज्यादा है बट 10,000 से कम है तो 4 मंथ्स, और अगर 10,000 से ज्यादा है तो 1 ईयर, ठीक है। अब 10,000 से ज्यादा का मतलब कितना हो सकता है, ये 1 लाख भी हो सकता है, 1 करोड़ भी हो सकता है, ठीक है, 1 करोड़ भी हो सकता है। तो कितना होगा, 1 साल, उससे ज्यादा तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। अ पर्सन फाइंड फॉर ₹4,000 फॉर लिटरिंग मे फेस अप टू 2 months सिंपल इंप्रिजमेंट एज ही फेल्स टू पे, ठीक है। तो अब समझ गए डिफरेंसेस, कि पहले जहां पे इंप्रिजमेंट भी है तो वहां पे देखा जाएगा कि उस ऑफेंस की मैक्सिमम सजा क्या है। मैक्सिमम सजा का 1/4 आप एज अ पेनल्टी दे सकते हो अगर उसने फाइन पे नहीं किया तो, ठीक है। अब उसके बाद टर्मिनेशन ऑफ इंप्रिजमेंट देखें ऑन पेमेंट और प्रोपोर्शनल पेमेंट ऑफ फाइन। अब मान लो कि पहले तो फाइन नहीं दे पा रहा था, बट उसको जब सजा हो गई तो उसके बाद पैसे भी आ गए, उसने कुछ फाइन पे भी कर दिया, ठीक है। अब फुल्ली पेड, या फिर व्हेन द फाइन इज लेवाइड थ्रू लीगल प्रोसेस, अटैचमेंट, सेल या प्रॉपर्टी की सेल करके फाइन मिल गया, तो उस केस में उसकी जेल का क्या करें, ठीक है। तो अब देखते हैं, इफ अ पोर्शन ऑफ द फाइन इज पेड लेवाइड बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द डिफॉल्ट इंप्रिजमेंट टर्म, द इंप्रिजमेंट में ऑलरेडी अंडरगॉन इज नॉट लेस देन प्रोपोर्शनेट, द रिमेनिंग इंप्रिजमेंट विल टर्मिनेट, ठीक है। तो जो बची हुई इंप्रिजमेंट है वो खत्म हो जाएगी जैसे ही फाइन पे कर दिया जाएगा। एग्जांपल देखें, ए इज सेंटेंस टू पे 1,000 रुपीज फाइन एंड इन डिफॉल्ट टू 4 months इंप्रिजमेंट। अगर 1,000 का डिफॉल्ट किया तो 4 महीने की जेल हो जाएगी, ठीक है। इफ ए पेज 750 रुपए विद इन 1 month एंड 1 month इज ऑलरेडी सर्व्ड, ए शैल बी रिलीज आफ्टर 1 month, ठीक है। तो अब देखो टेक्निकली, तो 1,000 को हम डिवाइड करेंगे 4 से, तो कितना हुआ, 250 हुआ, ठीक है। तो 250 रुपीज पर डे पर मंथ का हिसाब से आया। तो अगर उसने 750 रुपए एक महीने जेल काटने के बाद 750 रुपए दे दिए तो उसको रिलीज कर दिया जाएगा इंस्टेंटली, क्योंकि ये आया था हमारा 250 पर मंथ के हिसाब से कैलकुलेशन बैठी थी, ठीक है। तो इस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। इफ 500 इज पेड आफ्टर 2 months आर सर्व्ड, ए इज रिलीज आफ्टर 2 months, ठीक है। तो अगर 2 महीने उसने जेल में काट लिया और 2 महीने के बाद 500 रुपए दे दिए तो उसको छोड़ दिया जाएगा, ठीक है। रिकवरी ऑफ अनपेड फाइन एंड इफेक्ट ऑफ ऑफेंडर्स डेथ। भाई अभी अनपेड फाइन है प्लस ऑफेंडर की डेथ हो गई, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, द अनपेड फाइन और पार्ट देयरऑफ मे बी रिकवर्ड विद
विद इन 6 years फ्रॉम द डेट ऑफ सेंटेंस। ठीक है, तो जो रिकवरी है वो कब से हो सकती है, जैसे मान लो आज की डेट से सेंटेंस हुई है, सपोज इस तारीख से सेंटेंस हुई है 25, ठीक है, इस तारीख से सेंटेंस हुई है और सेंटेंस होने के बाद कितना टाइम है, 6 years का टाइम है, 6 years का टाइम है कि 6 years के अंदर उसको रिकवर किया जा सकता है अगर ऑफेंडर की डेथ हो जाए तो। किससे 6 years, इससे 6 years। ठीक है, इफ द सेंटेंस इंक्लूड्स इंप्रिजमेंट एक्सीडिंग 6 years द रिकवरी पीरियड एक्सटेंड्स अंटिल फुल सेंटेंस ड्यूरेशन एंड्स। तो ये तो तब है जब 6 साल से कम की सजा है, 6 years से कम की सजा है। अगर 6 years से ज्यादा की सजा है तो तब तक का टाइम है जब तक पूरी सजा, मान लो 7 years की सजा है तो इस डेट को जेल गया तो इसके बाद से पूरा 7 years का टाइम है कि उससे रिकवर किया जा सकता है। ठीक है, इफ द ऑफेंडर डाइज हिज एस्टेट और प्रॉपर्टी इज स्टिल लायबल फॉर द अनफेयर फाइन जस्ट लाइक एनी सिविल डेट। सपोज एक्स पर्सन ने किसी से लोन लिया और एक्स पर्सन की डेथ हो जाए तो उस केस में क्या होगा कि जो उसकी प्रॉपर्टी है, जो उसका एस्टेट है, उससे वो चीज रिकवर करी जाएगी। सिमिलरली फाइन भी उससे रिकवर करा जाएगा। एग्जांपल, अ पर्सन सेंटेंस्ड इन 2025 विद अनपेड डेट ऑफ 20,000 फाइन मे हैव रिकवर्ड अंटिल 2031। ठीक है, 6 साल जोड़ दिया। इवन आफ्टर हिज डेथ इन 2028 हिज प्रॉपर्टी रिमेन्स लायबल फॉर द रिकवरी। ठीक है, देन उसके बाद देखें तो सेक्शन 9 आ जाता है, दैट इज लिमिट ऑफ पनिशमेंट वेयर वन एक्ट अमाउंट टू मल्टीपल ऑफेंसेस। ठीक है, कि भाई एक एक्ट से मल्टीपल ऑफेंस हो रहे हैं। ठीक है, अब एग्जांपल देखते हैं। ए गिव्स जेड 50 स्ट्रोक्स विद अ स्टिक। भाई 50 बार एक डंडे से पीट दिया किसी बंदे को, तो ए मे हैव कमिटेड ऑफेंस ऑफ वॉलंटरी कॉजिंग हर्ट टू जेड बाय होल बीटिंग। इससे क्या है, एक ऑफेंस होता है वॉलंटरी कॉजिंग हर्ट, किसी को आप चोट पहुंचा रहे हो। ठीक है, ऑल्सो बाय ईच ब्लो विच मेक अप द होल बीटिंग। मतलब 2 ऑप्शंस है, या तो पहला कि भाई 50 स्ट्रोक्स ने मिलके एक हर्ट प्रोवाइड करा, ठीक है, या फिर पर स्ट्रोक्स अगर 50 तक हम लिखें, इनने मिलके हर्ट प्रोवाइड करा, मतलब हर स्ट्रोक ने एक। ठीक है, हर स्ट्रोक ने एक, तो मतलब कितना हो गया 50 टाइम्स 50 हर्ट्स। ठीक है, 50 स्ट्रोक्स है तो 50 हर्ट्स हो गए। ठीक है, तो अब दोनों ऑप्शंस है। तो अब इसमें क्या होगा, इफ ए वर लायबल टू पनिशमेंट फॉर एवरी ब्लो ही माइट इम्प्रिजमेंट फॉर 50 years। मान लो कि अगर एक ब्लो के लिए, एक हर्ट के लिए 1 साल की भी सजा दी जाए सेकंड वाले केस में, तो एक एक करते हुए कितनी 50 years की सजा हो गई। ठीक है, तो 50 years की इम्प्रिजमेंट पॉसिबल नहीं है, तो ऐसे केसेस में क्या होता है, ही इज लायबल ओनली टू वन पनिशमेंट फॉर द होल बीटिंग, क्योंकि सेम ट्रांजेक्शन है। ऐसा नहीं कि आज एक बार मारा, फिर कल एक बार मारा, फिर परसों एक बार मारा, नहीं, सेम ट्रांजेक्शन है। एक ही बारी मारने गया और मारता चला गया 50 बार, तो इसलिए इस एक ट्रांजैक्शन को माना जाएगा और इसको वॉलंटरी कॉजिंग हर्ट के लिए पनिशमेंट मिल जाएगी फॉर सिंगल एक्ट। ठीक है, अब इसमें देखते हैं रूल क्या है। इफ एन एक्ट कॉन्स्टिट्यूट मोर देन वन ऑफेंस द ऑफेंडर शैल नॉट बी पनिश्ड फॉर मोर देन वन अनलेस लॉ एक्सप्रेसली अलाउस। ठीक है, या तो लॉ ऐसा हो कि लॉ में ये स्पेसिफिकली लिखा हुआ है कि भाई हर एक्ट के लिए अलग अलग पनिशमेंट मिलेगी, ऐसा कोई स्पेसिफिक क्लॉज है, तो अदरवाइज सारी एक्ट्स को मिला के एक पनिशमेंट मिल जाएगी जो भी मेजर ऑफेंस होगा उसकी। ठीक है, इफ एन एक्ट फॉल्स अंडर मल्टीपल लीगल डेफिनेशंस द पनिशमेंट कैन नॉट बी मोर देन द मैक्सिमम पनिशमेंट फॉर एनी वन ऑफ द ऑफेंसेस। ठीक है, तो अगर मल्टीपल लीगल डेफिनेशंस आ रही है तो मैक्सिमम पनिशमेंट एनी वन ऑफ द ऑफेंसेस से ज्यादा की पनिशमेंट नहीं हो सकती। देन उसके बाद सेक्शन 10 पे आ जाते हैं, दैट इज डाउटफुल कन्विक्शन बिटवीन सिमिलर ऑफेंसेस। जहां पे ऑफेंसेस सिमिलर हैं, जहां पे क्लियर नहीं हो रहा है कि एग्जैक्टली कौन सा ऑफेंस है। एग्जांपल, इफ अ पर्सन फाउंड गिल्टी ऑफ वन ऑफ सेवरल ऑफेंसेस बट इज अनक्लियर द ऑफेंडर विल बी पनिश्ड फॉर द ऑफेंस कैरिंग लीस्ट पनिशमेंट। ठीक है, सपोज दैट कि एक ऑफेंस है जिसकी मैक्सिमम पनिशमेंट है 5 years। ठीक है, और सिमिलर उसका ऑफेंस है जिसकी मैक्सिमम पनिशमेंट है 3 years। ठीक है, तो मान लो ये 2 ऑफेंसेस हैं। अब ये क्लियर नहीं है कि जो पर्सन है, जो ए पर्सन है, उसने कौन सा वाला किया, ये वाला किया या ये वाला किया। ठीक है, तो जहां पे डाउट है वहां पे क्या होगा, जो कम वाला पनिशमेंट वाला होगा उसकी उसको सजा मिल जाएगी। ठीक है, तो अब मे बी उसको 3 years तक की इम्प्रिजमेंट मिले या फिर 2 years ही मिल जाए। ठीक है, ये भी हो सकता है। तो बेसिकली क्या है, जो ऑफेंस की कम सजा दी गई होगी लॉ में, उसकी उसको सजा मिलेगी। एग्जांपल, ए मे हैव कमिटेड ईदर क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट और चीटिंग। भाई क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट की पनिशमेंट कितनी है, 3 years है, और चीटिंग की 2 years। द कोर्ट इज अनश्योर ए विल बी पनिश्ड फॉर चीटिंग बिकॉज उसकी मैक्सिमम पनिशमेंट कितनी है, 2 years। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं, ये हमारा मेजर सेक्शन है, दैट इज सॉलिटरी कन्फाइनमेंट। ठीक है, इससे इंडिविजुअल क्वेश्चन भी आ सकता है 5 मार्क्स में। परमिसिबल ओनली विद रिग्रेस इम्प्रिजमेंट एंड स्ट्रिक्टली लिमिटेड। तो जो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट है, इसका मतलब क्या है कि आपने एक व्यक्ति को 4 दीवारी में बंद कर दिया, उसके पास ना फोन है ना कोई पर्सन है, वो अकेले है। अगर ऐसा हो जाए तो उस व्यक्ति को सीरियसली
मरने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, प्लस मेंटल बीमारी है उसको 10 और हो जाएंगी। ठीक है, तो ऐसे केस में क्या है, सॉलिटरी जो इम्प्रिजमेंट होती है वो अलाउड है, पर कब, जब रिगरस इम्प्रिजमेंट हुई हो, सिंपल वाली में अलाउड नहीं है। ठीक है, और लिमिटेड कैसे है, पहले अगर 6 मंथ टोटल टर्म ऑफ इम्प्रिजमेंट, मान लो कि एक ने मर्डर किया, ठीक है, मर्डर में उसको 10 ईयर्स की इम्प्रिजमेंट हो गई। ठीक है, मैक्सिमम इम्प्रिजमेंट नहीं है यहाँ पे, जो इम्प्रिजमेंट ग्रांट हुई है उसकी बात हो रही है। तो 10 ईयर्स की अगर उसको जेल हो गई तो उस केस में क्या है, जो मोर देन 1 ईयर है। ठीक है, तो मोर देन 1 ईयर में सॉलिटरी कन्फाइनमेंट कितना हो सकता है, 3 मंथ्स का। अब इसमें अगर मान लो से 1 मंथ की जेल हुई, ठीक है, 1 मंथ की जेल हुई रिगरस, तो 6 मंथ से कम है तो 1 मंथ तक की मैक्सिमम सॉलिटरी कन्फाइनमेंट हो सकती है। अब इसमें मान लो इसे 7 मंथ की जेल हुई, ठीक है, 7 मंथ की अगर जेल हुई तो 6 मंथ से ज्यादा है, 1 ईयर से कम है, तो मैक्सिमम कितना, 2 मंथ्स। ठीक है, तो 2 मंथ्स की सॉलिटरी कन्फाइनमेंट हो सकती है उसको। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं, दैट इज एग्जीक्यूशन कैसे होगा सॉलिटरी कन्फाइनमेंट का। ठीक है, तो एक बार में सॉलिटरी कन्फाइनमेंट 14 दिन से ज्यादा नहीं हो सकती। अब एक बार के में मतलब क्या है, जैसे मान लो उसको 1 महीने की सजा उसको हुई सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में। ठीक है, तो 1 महीने में उसको टोटल मतलब लगभग 30 डेज उसको क्रॉस कराने हैं, अकेले रखना है उसको, अकेले जेल में। ठीक है, तो अब 30 डेज को टोटल कराने के लिए एक बार में 14, एक बार में 14 और 2 ऐसे हो। ठीक है, मतलब 14 से ज्यादा एक बार में नहीं हो सकता, मतलब 14 दिन से ज्यादा एक बार में अकेले उसको सॉलिटरी नहीं रखा जा सकता। इंटरवल कितना होगा, ड्यूरेशन ऑफ सॉलिटरी कन्फाइनमेंट का होगा। ठीक है, इंटरवल का मतलब क्या है कि जैसे मान लो 14, 14 और 2 वाला कॉम्बिनेशन फॉलो करना है, तो इसका मतलब क्या है, 14 डेज ऑफ सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, 14 डेज ऑफ नॉर्मल कन्फाइनमेंट, ठीक है, फिर 14 डेज ऑफ सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, फिर 14 डेज ऑफ नॉर्मल कन्फाइनमेंट, एंड देन 2 डेज ऑफ सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, एंड देन 2 डेज ऑफ नॉर्मल कन्फाइनमेंट। ये रखना है। अगर ये नहीं रखा और आपने 14 डेज का सॉलिटरी कन्फाइनमेंट दिया, फिर 1 डे नॉर्मल कन्फाइनमेंट दे दिया और फिर 14 डेज का दे दिया, तो ये क्या है, वायलेशन ऑफ लॉ है। ठीक है, वायलेशन ऑफ सेक्शन 12 है। समझ में आ गया। उसके बाद आगे चलते हैं, इफ द इम्प्रिजमेंट इज मोर देन 3 ईयर्स सॉलिटरी कन्फाइनमेंट नॉट मोर देन 7 डेज इन 1 मंथ। ठीक है, अगर इम्प्रिजमेंट मतलब नॉर्मल इम्प्रिजमेंट जो है वो 3 महीने से ज्यादा है, 3 महीने से ज्यादा मतलब ये वाला केस में, ठीक है, या फिर ये वाले केस में भी, या फिर ये वाले केस में भी, तो टोटल जो इम्प्रिजमेंट है वो 3 महीने से ज्यादा है, तो जो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट होगी वो 7 दिन से ज्यादा नहीं हो सकती 1 महीने में। ठीक है, तो अगर मान लो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट हुई 30 डेज की, ठीक है, और हमें ये पता है कि 7 दिन से ज्यादा हो नहीं सकती, 7 दिन से ज्यादा नहीं हो सकती का मतलब क्या है, 7 डेज 1 महीने में, 1 मंथ में 7 डेज, और इम्प्रिजमेंट मान लो 4 महीने की है, 4 मंथ। ठीक है, अब क्या करना है, टोटल इम्प्रिजमेंट 4 मंथ की है, जिसमें से सॉलिटरी कन्फाइनमेंट कितनी है, 1 मंथ की। ठीक है, 1 मंथ का मतलब 30 डेज। ठीक है, 30 डेज, तो 30 डेज में से 7 डेज, अब हमें ये पता है कि जब इम्प्रिजमेंट 3 महीने से ज्यादा है, 4 महीने की टोटल है, तो हम 1 महीने में 7 दिन से ज्यादा नहीं रह सकते, प्लस सॉलिटरी कन्फाइनमेंट भी 1 मंथ की है। ठीक है, तो अब हमें कैसे रखना है, 7 डेज सॉलिटरी कन्फाइनमेंट प्लस 7 डेज नॉर्मल। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, अगर हम 1 महीने में 7 ही दिन रख सकते हैं, तो 7 डेज सॉलिटरी कन्फाइनमेंट रखने के बाद ऑब्वियस हो जाएगा 23 डेज नॉर्मल। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट मंथ में आओ, 7 डेज सॉलिटरी कन्फाइनमेंट के बाद फिर 23 डेज नॉर्मल। ठीक है, फिर 7 डेज सॉलिटरी कन्फाइनमेंट के बाद 23 डेज नॉर्मल, फिर 7 डेज सॉलिटरी कन्फाइनमेंट के बाद 23 डेज नॉर्मल। इसी के साथ हमारे हो गए 4 महीने पूरे। 4 महीने की मैक्सिमम सजा है, टोटल इम्प्रिजमेंट 4 मंथ की हुई है। तो अब ये सॉलिटरी वाली कितनी हुई, 7 + 7 14 + 7 21 + 7 28 डेज की। ठीक है, 28 डेज की हुई। ठीक, तो इस तरीके से एग्जीक्यूट कराई जाएगी। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं, इनहेंस पनिशमेंट फॉर रिपीट ऑफेंडर्स। ठीक है, अब मतलब क्या है कि वैसे जो ऑफेंसेस हैं उसमें नॉर्मली सजा दी जाती है, मगर अगर रिपीट ऑफेंसेस हैं तो उसमें कई बार सजा बढ़ा दी जाती है। कैसे, ठीक है, तो जो चैप्टर नंबर 10 है और जो चैप्टर नंबर 17 है, उसमें सिर्फ ऐसा होता है कि जब रिपीट में हो, जो चैप्टर नंबर 10 में ऑफेंसेस प्रोवाइडेड है वो दोबारा करे जाएं, या चैप्टर नंबर 17 में जो ऑफेंसेस प्रोवाइडेड है जब वो दोबारा करे जाएं तो उनकी ऑफेंस की सजा बढ़ा दी जाती है। ठीक है, इफ कन्विक्टिंग अगेन अंडर द सेम चैप्टर फॉर ऑफेंस पनिशेबल बाय मोर देन 3 years, ऑफेंडर शैल नाउ बी सेंटेंस्ड टू इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ और इम्प्रिजमेंट अप टू 10 years। या तो लाइफ इंप्रिजमेंट हो जाएगी या 10 साल तक की सजा हो जाएगी। इफ कन्विक्टेड फॉर 3 years, अपॉन सेकंड कन्विक्शन द ऑफेंस कैन बी सेंटेंस्ड टू लाइफ इंप्रिजमेंट। ठीक है, देन दिस इज योर कंक्लूजन। इसी के साथ हमारा पनिशमेंट वाला एस्पेक्ट हो गया खत्म। ठीक है, अब मूव करेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज सेंटेंसिंग पॉलिसी इन इंडिया। ठीक है, सेंटेंसिंग पॉलिसी पे बढ़ते हैं। तो सेंटेंसिंग पॉलिसी का मतलब क्या है
कि भाई आप अगर किसी को जेल भेजोगे तो क्या पॉलिसी लगाओगे, क्या बुद्धि लगाओगे, ठीक है। तो इसके लिए पॉलिसी क्या है भाई, सेंटेंस करने से पहले हमें कुछ थ्योरीज को समझना होगा, दैट इज डेटरेंस एंड रिफॉर्म। मेनली दो ही है जहां पे आप एक डेटरेंस मतलब डर क्रिएट करना चाहते हो और दूसरा है जहां पे आप रिफॉर्म का होने का मौका देना चाहते हो, ठीक है, ठीक है। अब जो सिंगल स्टैट्यूट तो कोई है नहीं जो सेंटेंसिंग पॉलिसी को बताता हो, ये तो जज की सूझबूझ पे डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से केस को हैंडल करता है, ठीक है। तो लॉ और प्रोविजन की अगर हम बात करें तो आईपीसी में डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोविजन प्रोवाइडेड थे जो कि अब बीएनएस में प्रोवाइडेड है, ठीक है। देन सीआरपीसी में और बीएनएसएस में जो गवर्न ट्रायल प्रोसीजर एंड एग्जीक्यूशन ऑफ सेंटेंसेस है, ठीक है, कि भाई ट्रायल का क्या प्रोसेस होगा और सेंटेंस को एग्जीक्यूट किस तरीके से कराया जाएगा, ये हमारा बीएनएसएस बताता है, ठीक है। स्पेशल लॉ लाइक एनडीपीएस, पॉक्सो एक्ट, यूएपीए, ये क्या है, स्पेसिफिक सेंटेंसिंग स्टैंडर्ड फॉर सीरियस ऑफेंसेस, क्योंकि ये स्पेशल लॉज है, ये पर्टिकुलर ऑफेंस को ट्रीट करता है, तो इसलिए इसके पास क्या है, सीरियस ऑफेंसेस के स्टैंडर्ड्स बताता है ये। देन जुडिशियल डिस्क्रिप्शन को अगर हम देखें तो कोर्ट के पास ही मेन डिस्क्रिप्शन है कि भाई कौन सी पनिशमेंट देना चाहते हो, टाइप, क्वांटम्स क्या है, ठीक है। टाइप मतलब रिग्रेस से सिंपल, क्वांटम मतलब कितना ड्यूरेशन, ठीक है। देन उसके बाद टाइप्स ऑफ सेंटेंस देखें अगर इंडिया में क्या है तो सबसे पहले डेथ पेनल्टी हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। देन उसके बाद लाइफ इंप्रिजमेंट ये भी डिस्कस कर चुके हैं, इंप्रिजमेंट ये भी डिस्कस कर चुके हैं, फाइन ये भी कर चुके हैं, फोरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी मतलब प्रॉपर्टी जब जब्त हो जाती है वो भी कर चुके हैं, कम्युनिटी सर्विस और प्रोबेशन ये भी कर चुके हैं, ठीक है। देन उसके बाद डिस्क्रिप्शन इन सेंटेंसिंग इशू इन इंडिया क्या है, देखो किसी भी फैक्टर के लिए कोई भी गाइडलाइन पर्टिकुलर नहीं है, कोई गाइडलाइन अवेलेबल नहीं, ठीक है। तो आप फिर से वही वाली बात आ जाती है कि जो जज की सूझबूझ समझ है उसके अकॉर्डिंग वो उसको पनिशमेंट देता है, रिग्रेस, सिंपल या फिर टर्म के हिसाब से, ठीक है। अब अगर मान लो थेफ्ट का अगर हम एग्जांपल लें तो किसी ने अगर 50 रुपए की प्रॉपर्टी के लिए थेफ्ट किया है तो उसको जनरली कितनी सजा दे दोगे, ज्यादा से ज्यादा उसको हो सकता है फाइन पे ही छोड़ दो, 50 रुपीज का फाइन पे कर दे, या फिर प्रॉपर्टी अगर रिकवर हो जाए तो फिर हो सकता है छोड़ दो क्योंकि बहुत छोटी अमाउंट है, ठीक है। उसके बाद इसको अगर थोड़ा एग्रेवेट कर दे कि 5,000 रुपए के लिए किसी ने थेफ्ट किया, ठीक है, तो उसको हो सकता है आप 1-2 महीने की सजा सुना दो, 1 मंथ की सजा प्लस आप जो है उसको रिकवरी ऑफ 5,000 रुपीज बोल दो, ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, ठीक है। अगर मान लो यही चीज थोड़ा और एग्रेवेट कर दें और इसको हम 50,000 या 5 लाख कर दें, ठीक है, तो आपकी इंप्रिजमेंट भी बढ़ जाएगी प्लस आपका फाइन भी बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से डिपेंड करते हैं डिस्क्रिप्शन पे, ठीक है। देन फैक्टर्स कंसीडरिंग बाय द कोर्ट्स इन सेंटेंसिंग, क्या है फैक्टर्स, तो एग्रेवेटिंग फैक्टर क्या है, ब्रूटैलिटी ऑफ क्राइम। एग्रेवेटिंग का मतलब जो कि पनिशमेंट को बढ़ाता है उसको बोलते हैं एग्रेवेटिंग फैक्टर, और मिटिगेटिंग फैक्टर होता है जो सेंटेंस को कम कराता है, ठीक है। तो जो एडवोकेट्स होते हैं वो मिटिगेटिंग फैक्टर पे ध्यान देते हैं, जो डिफेंस लॉयर्स होते हैं, ठीक है, डिफेंस लॉयर्स, और जो प्रोसिक्यूशन होता है वो एग्रेवेटिंग फैक्टर पे ध्यान देता है, ठीक है। तो प्रोसिक्यूशन एग्रेवेटिंग फैक्टर पे ध्यान देगा और जो डिफेंस लॉयर होगा वो मिटिगेटिंग फैक्टर पे ध्यान देगा, क्योंकि इसका काम क्या है, सजा बढ़वाना, और उसका काम क्या है, सजा को कम करना, ठीक है। तो इसमें क्या है, ब्रूटैलिटी ऑफ द क्राइम, कितना ब्रूटल था क्राइम उस पर डिपेंड करता है कि उसको कितनी सजा होगी, एंड देन फर्स्ट टाइम ऑफेंडर है तो उसको थोड़ी कम सजा होगी, दैट इज अ मिटिगेटिंग फैक्टर, ठीक है। उसका रिपीट ऑफेंस है, बार बार ऑफेंस करता है, आदतन मुजरिम है तो, या फिर हिस्ट्री शीटर है तो क्या होगा, रिपीट ऑफेंस होगा, ठीक है। देन एज है, जुवेनाइल है, ओल्ड है, तो ये क्या है, मिटिगेटिंग फैक्टर होगा, ठीक है। ओल्ड का मतलब सीनियर सिटीजन, ठीक है। उसके बाद इंपैक्ट ऑन सोसाइटी, अगर इंपैक्ट बहुत ब्रूटल था सोसाइटी के ऊपर, सोसाइटी पूरी हिली पड़ी है, तो वो क्या होगा, एग्रेवेटिंग फैक्टर होगा, सजा ज्यादा होगी, ठीक है। मेंटल हेल्थ इश्यूज, जो पर्सन है वो मेंटल हेल्थ से सफर कर रहा है तो सजा थोड़ी कम हो जाएगी। विक्टिम वनरेबिलिटी, विक्टिम कितना वनरेबल है उस पर सजा बढ़ जाती है, और प्रोवोकेशन या रिमोर्स हुआ है, किसी को प्रोवोक किया गया है, किसी को उकसाया गया ऑफेंस के लिए, तो सजा थोड़ी कम हो जाती है, ठीक है। यूज ऑफ डेडली वेपन्स किए गए हैं, सजा बढ़ जाएगी, सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड से आता है तो सजा कम हो जाएगी, ठीक है। देन उसके बाद इंपॉर्टेंट केस लॉज सेंटेंसिंग अगर देखें तो ये आपके इंपॉर्टेंट केस लॉज हैं, एक बार आप पढ़ लोगे आपको समझ में आ जाएगा, इसमें कुछ भी बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करने के लिए नहीं है। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो, आपके क्वेश्चंस का आंसर किया जाएगा। देन रिकमेंडेशन एंड नीड फॉर सेंटेंसिंग पॉलिसी क्या है, ये है मलिमत कमेटी रिपोर्ट, ठीक है। रिकमेंड स्टैट्यूटरी सेंटेंसिंग गाइडलाइन अथॉरिटी टू रिड्यूस आर्बिट्रेरीनेस, ठीक है। तो आर्बिट्रेरीनेस का मतलब जहां पे हम लोगों ने एक चीज पढ़ी है कि भाई मन मुताबिक काम ना हो, ठीक है। तो अगर कोई रीजनेबल ग्राउंड है किसी को सेंटेंस करने का ज्यादा है काम, तो वो बताना जरूरी है इन योर जजमेंट, इसको हम बोलते हैं रीजन डिसीजन, ठीक है। देन लॉ कमीशन ऑफ इंडिया 156 रिपोर्ट सजेस्टेड स्ट्रक्चर सेंटेंसिंग गाइडलाइन सिमिलर टू यूएस और यूके मॉडल्स, ठीक है। अभी सजेस्टेड है तो अभी तक ये तो नहीं आया, ठीक है। देन सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्वेशन क्या है, कॉल्ड फॉर पार्लियामेंट्री एक्शन टू फॉर्मुलेट
यूनिफॉर्म सेंटेंसिंग पॉलिसी, मतलब अभी तक सिर्फ कॉल हुई है, सजेशन हुआ है, अभी तक काम नहीं हुआ। देन इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस को अगर देखा जाए तो यूएसए में क्या है, सेंटेंसिंग गाइडलाइन कमीशन है जो स्ट्रक्चर और पॉइंट बेस्ड सिस्टम बताते हैं, ठीक है। यूके में क्या है, सेंटेंसिंग काउंसिल है जो कि जजेस को बताते हैं कि किस तरीके से क्राइम है और उसको किस तरीके से सजा देनी चाहिए। देन कनाडा में क्या है, बैलेंस अप्रोच विद लेजिस्लेचर गाइडलाइंस एंड डिस्क्रिप्शन, ठीक है। उसके बाद इंडिया के पास अभी तक कोई भी फॉर्मल सिस्टम नहीं है, ठीक है। अब चैलेंजेस अगर देखें तो क्या है, लैक ऑफ कंसिस्टेंसी, ठीक है, कंसिस्टेंट नहीं है इंडिया में कोई भी सिस्टम। देन ओवर क्राउडिंग ऑफ प्रिजन्स ड्यू टू कस्टोडियल सेंटेंसेस, कस्टोडियल मतलब क्या है कि अंडर ट्रायल है, अभी उसका ट्रायल खत्म नहीं हुआ तब भी भीड़ लगी पड़ी है। एंड देन डिले इन पेरोल एंड रेमिशन पॉलिसीज, तो डिले हो जाता है हर काम पे क्योंकि मतलब जजेस की जो अमाउंट है वो कम है और जो केसेस पेंडिंग है वो बहुत ज्यादा है, ठीक है। देन नो विक्टिम इनपुट इन सेंटेंसिंग, तो विक्टिम का कोई इनपुट नहीं है सेंटेंसिंग में, ठीक है। इनएडिक्वेट रिफॉर्म बेस्ड सेंटेंसिंग, दैट इज कम्युनिटी सर्विस, ठीक है। उसके बाद आगे चले तो वे फॉरवर्ड सजेशंस क्या हो सकते हैं, टू इनैक्ट कॉम्प्रिहेंसिव सेंटेंसिंग गाइडलाइन एक्ट, ठीक है, टू एस्टैब्लिश नेशनल सेंटेंसिंग कमीशन, ट्रेन जजेस, ऑब्जेक्टिव सेंटेंसिंग टूल्स पे जजेस को ट्रेनिंग मिलनी चाहिए, प्रमोट ऑल्टरनेटिव एंड रिफॉर्मेटिव पनिशमेंट्स, ठीक है, ऑल्टरनेटिव पनिशमेंट्स को प्रमोट करा जाए। एंड देन इंक्लूड विक्टिम इंपैक्ट असेसमेंट, मतलब विक्टिम को एक्चुअल में कितना इंपैक्ट हुआ है उसको असेसमेंट करके पनिशमेंट दी जाए, ठीक है। देन इंश्योर ट्रांसपेरेंसी इन रीजनिंग ऑफ सेंटेंसिंग एंड डिसीजंस, ठीक है। देन उसके बाद दिस इज योर कंक्लूजन, इसी के साथ हमारा यूनिट नंबर 1 क्लोज हो गया, ठीक है। अब यूनिट 1 हो गई है, अब मिलेंगे हम जल्दी नेक्स्ट यूनिट में, ठीक है। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, हालांकि ये बहुत डिटेल वर्जन तो नहीं है जो एग्जैक्टली लॉ स्टूडेंट को चाहिए फॉर जुडिशियल प्रिपरेशन, बट आपका लॉ स्कूल्स के लिए ये मोर देन इनफ है। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड फॉर फर्दर अपडेट।